पहला क्या पेन चलाई, मैं चलाई हूँ डायरेक्ट चलाइए। हाँ, राइटिंग थोड़ी थोड़ा ऊंचो घणो की हो थोड़ा बोर्ड ऊंचा है ये। अच्छा, इसके ऊपर कुछ आएगा और ओके थाना दी से धौरे टीवी लागने ला रही क्या टेंशन ले। देखो, राष्ट्रीय आय में हमने तीन बातें लिखी थी कि तीन चीजें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ना था, वो पढ़ चुके हैं। और इसको आप जो नए आए हैं वो एक बार अपने साथी से देख के लिख लेना, जिन्होंने लिख लिया है वो ठीक है। ठीक है। उसके बाद में हम आए थे कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स अकाउंटिंग की विभिन्न धाराएं, ये लिखा हुआ है आपके। और फिर गणना करने की विधियां, कि आय गणना कैसे होती है, ये तीन बातें हमने लिखी थी। और आप सभी को ही पता है कि हम पहली बात पूरी कर चुके थे। ठीक है। इसमें मैंने दो चीजें बताई थी आपको। सबसे पहले ये बताया था कि अर्थशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ। हमने एडम स्मिथ से बात शुरू की थी। कहां से करी थी? एडम स्मिथ से बात शुरू करी थी। और मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स ने तीन चरण पार किए हैं। सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमी, उसके बाद में नियो क्लासिकल इकोनॉमी, उसके बाद में कौन सी? केंशियन इकोनॉमी। क्लासिकल और नियो क्लासिकल को हमने नाम दिया था माइक्रो, और केंशियन को क्या नाम दिया? मैक्रो। माइक्रो व्यक्ति का अध्ययन करता है और मैक्रो आपके सभी का अध्ययन करता है। अब आप में से किसी एक एक का मैं अगर अध्ययन करूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर सारों का एक साथ अध्ययन करूं तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसको हमने समझ लिया था। उसके बाद में हमने पाठ शुरू किया राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में हमने बात शुरू करी कि राष्ट्रीय आय होती क्या है और इसकी इतिहास क्या रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे चला राष्ट्रीय आय। उसमें हमने दादा भाई नौरोजी से शुरू करके और और एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस तक बात लेके आए थे। ये दो पॉइंट्स हम कर चुके हैं, आप देख के लिख लेना। ज्यादा उसमें समझने जैसा कुछ था नहीं। बात शुरू होती है आज नेशनल स्टेटिस्टिक्स अकाउंट्स की विधियों पे बात शुरू करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, इसमें जीडीपी से बात शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? जीडीपी, बहुत सारे नाम आएंगे यहाँ पे। एनएनपी, अभी तो आपको ये थोड़े पराए पराए से लग रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा विश्वास है कि एक या दो दिन के अंदर ये बड़े आपके से लगेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, शुरू करें। तो आज आपकी सबसे पहली हेडिंग तो ये होगी कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न धाराएं या विभिन्न शाखाएं। हेडिंग दे दो आप। आप जो नए बच्चे हैं वो हेडिंग 3-4 पेज छोड़ के देना, जो आस पास वाला का लिख लेना, उसके बाद हेडिंग देना, है ना। और जो पहले से आ रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धाराएं, हेडिंग दे दो। और सबसे पहला नाम लिखोगे आप जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कहते हैं हम। इसमें क्या क्या है सारी चीजें समझेंगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यह टॉपिक कम से कम 3 से 4 दिन बाद आपको बड़ा फेमिलियर लगेगा, परिचित सा लगेगा। एक दो दिन तक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऐसे नहीं होगा शस्त्र डाल दो कि हमारे अर्थशास्त्र समझ में आवेगा, है ना। ऐसा मत करना, क्योंकि आप मेरे पे भरोसा रखना समझ में आएगी, बड़ी अच्छे से आएगी। तारे माते तो मन भरोसा है, पर आप मेरे पे रखना, ठीक से समझ में आ जाएगा। आज दिक्कत है, कल टीवी लग जाएगी तो फिर कल दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। कल जब लिखोगे तो टीवी के सामने आप देख लोगे तो अक्षर बड़े दिखेंगे। और आवाज तो वैसे ही दिक्कत है नहीं। आवाज सही आ रही है ना एकदम? हाँ। ये टीवी कल अपना विजिबिलिटी की समस्या खत्म कर देगा। पहली हेडिंग दोगे जीडीपी ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्शन अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। लिख लिया। अब अपन शुरू कर रहे हैं एक एक बिंदु से। अब देखो जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे और लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे कि राष्ट्रीय आय है क्या। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एक एक को समझेंगे। पहले ग्रोस किसे कहते हैं वो समझेंगे, फिर समझेंगे कि डोमेस्टिक का मतलब क्या है, फिर पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है। इन तीनों का मतलब समझने के बाद आपको जीडीपी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, जीडीपी समझ में आई तो राष्ट्रीय आय स्वतः ही समझ में आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय का मेन बेसिस यही है। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं ग्रोथ से। अब आप क्या करोगे, इस हेडिंग के नीचे सबसे पहला शब्द लिखोगे 1.1 नंबर करके, ग्रोस। ये है क्या, इस पर हम पहले बात करेंगे। ठीक है। ग्रोस पहला बिंदु पढ़ेंगे, दूसरा बिंदु डोमेस्टिक और तीसरा बिंदु जो है वो आपके प्रोडक्शन आएगा। एक एक पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं मैं। ये समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपका इस जीडीपी से बहुत अधिक मतलब रहा नहीं है, तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक शब्द समझ में आए। ठीक है। हेडिंग दे दी ग्रोस। हाँ। अब देखिए, अर्थशास्त्र में सामान्य शब्दों में हम एक शब्द बोलते हैं सामान्य भाषा में, जैसे हम कहते हैं कुल। क्या शब्द बोलते हैं कि कुल कितने बच्चे आए, कुल कितनी आय हुई, कुल कितना है, मतलब सब कुछ। इसी कुल को आपके अर्थशास्त्र में और कॉमर्स में क्या शब्द दिया जाता है, सकल। जो हम नॉर्मल और गणित में कहते हैं योग। क्या कहते हैं, योग। गणित में योग कहा जाता है, कॉमर्स की भाषा में इसको सकल कहते हैं, इंग्लिश में ग्रोस कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम इसको कुल बोलते हैं, और वैसे बेसिकली इसको टोटल कह सकते हो आप। तो सकल, मैंने कहा ना, अर्थशास्त्र की शब्दावली थोड़ी अलग चलती है और सामान्य शब्दावली थोड़ी अलग चलती है। तो सामान्य शब्दों में जैसे हम कुल कहते हैं, उसे ही अर्थशास्त्र और कॉमर्स में क्या कहते हैं, सकल कहते हैं। अब आप इसको एक थोड़ा सा मतलब उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, फिर अपन आगे बात करते हैं। जैसे ही आप अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे, वरिष्ठ अध्यापक बनोगे तो आपकी 33,000 रुपए पहली सैलरी आएगी, 7वें वेतन आयोग के अनुसार। ठीक है। 8वां मोदी जी लागू करेंगे नहीं। मोदी जी ने कहा है कि मैं नहीं करूंगा। अरुण जेटली मरते मरते कह के गया था कि भारत में अब वेतन आयोग नहीं बनेगा। तो उसके बाद वेतन आयोग बंद हो गए हैं। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है और 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी पहली सैलरी तकरीबन 23,000 के आसपास बनती है। सॉरी 33, कम क्यों कर रहे हो 33,000 के आसपास बनती है। ठीक है। मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझोगे ना, उदाहरण से सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब आपको 33,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन जैसे ही महीने का अंत होगा और 1 तारीख आएगी, और अगर शनिवार रविवार का दिन नहीं है और सोमवार वगैरह है, तो आपकी सुबह सुबह मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 27,000। ठीक है। मार मेहनत गए तो 33,000 आवे, खाते में 27,000 ही आया। मतलब बताया कितना है, अब आए कितने, 27,000। ये है जो आपके खाते में आए हैं, और ये है जो आपको बताया गया था कि ये इतनी सैलरी आएगी, है ना। ये घोषित सैलरी कितनी है, 33,000। खाते में कितनी आई, 27,000। तो नए नए थे तो आपको भी पता नहीं था कि भाई ये 6,000 कटे क्यों, कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हुआ। आपने जाके प्रिंसिपल साहब से पूछा कि मार सा मार तो 27,000 रुपया जाया ना। प्रिंसिपल से पहले आप अपने साथी से पूछोगे, मोर थारे कितना जमा हुआ, तो हमारे 27 हुआ। तो मतलब हुआ तो ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे घर की लाइट जाती है तो दूसरे घर को पूछते, थारे गई, तो क्या, हाँ तो ठीक है तो मतलब ये है कि कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब दोनों की समस्या है। सबसे पहले यही होता है, क्योंकि हमारे घरों में या कहीं पर भी कोई जिंदगी में समस्या आती है, भूकंप आ रहा है, धरती कांप रही है, तो तब हम दूसरे वाले घर में पूछे, थे झटको महसूस किए, तो कि हाँ, मतलब हमें बात करिए। तो हमारे लिए क्या है कि पुख्ता प्रमाण है, वो आसपास के लोग होते। तो हमने शिक्षक साथियों को पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी इतनी आई।
तब आपने प्रिंसिपल से कहा, तो प्रिंसिपल ने कहा कि सैलरी आपकी 33,000 ही है, लेकिन इसमें से हम है वो 3,000 रुपए इंश्योरेंस के काट देते हैं और इसमें 3,000 रुपए आपके है वो हमने एनपीएस के काट दिए। आजकल तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम में आ गए, तो ओपीएस कह दो आप, उसके कट गए। ऐसे करके 6,000 रुपए कट गए, पीछे कितने बचे? 27,000 वो आपके अकाउंट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे इस 33,000 को हम क्या कहेंगे? कैसी आय है ये? सकल आय। और ये कैसी आय है? शुद्ध आय। कैसी आय? शुद्ध आय वो है जो आपके हाथ में आई है, और सकल आय वो है जो आपको बताई गई थी। तो सकल में सब शामिल होता है, सकल में सब शामिल होता है, और सकल में से कई चीजें हटाने के बाद में क्या मिलता है? शुद्ध मिलता है। समझ गए बात को आप? तो सकल का मतलब समझ गए? सकल का मतलब ये होता है कि जिसमें देश का सारा ही उत्पादन शामिल है। देश भर के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई थी, वो सारी शामिल करते हैं सब। तो उसको हम कहते हैं ग्रोस प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? ग्रोस। ग्रोस का मतलब है कि एक वित्त वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर देश के भीतर जितने भी संसाधन हैं, उनके द्वारा जितना भी कुल उत्पादन किया गया, उस उत्पादन के लिए एक शब्द आएगा, क्या? सकल उत्पादन। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर साल भर उत्पादन किया है, मशीनें चली है, तो उन मशीनों का क्षय नहीं हुआ होगा क्या? मशीनों का क्षय भी तो होता है, क्या उस क्षय को हटाना नहीं चाहिए? भाई कुल उत्पादन में जो मशीनों की घिसावट आई है, वो हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? हटनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं। आप आपका कोचिंग थोड़ा दूर है, अब आपको कोचिंग तक आने के लिए बाइक की आवश्यकता है, मान लो। ओ वहां तो साइकिल मार सब है तो रेडी है। काश इंदिरा प्रियदर्शी योजना में कोई एडी स्कूटी स्कूटी मिलती तो ही ठह जातो मामलो। अब आप मान लो बाइक लेके आए, बाइक की रेट मान लेते हैं 70,000 रुपए, पता नहीं कितनी है, मैं ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ। मान लो 70,000 रुपए। बाइक जैसी आप शोरूम से बाहर लेके आए, शोरूम से बाहर लाने के बाद में अगर आप वापस उस बाइक को बेचते हैं, तो क्या 70,000 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, उसकी रेट 2-3 हजार रुपए तोड़ दी जाएगी। क्या ऐसा कारण है कि भले 50 किलोमीटर गाड़ी चली है, उसके बावजूद भी बंदा उस रेट देने के लिए आपको रेडी नहीं है? वो कह रहा है कि 50 किलोमीटर चली है, तो मैं अब आपके इतने पैसे तो नहीं दूंगा, भले 1,000 रुपया कम दो, बट वो आपको उतनी की उतनी राशि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बस वो ये कहेगा कि आपने जो 60,000 रुपए दे के गाड़ी ली है, 50 किलोमीटर चली है, मतलब ये हुआ कि इसमें 50 किलोमीटर के अंदर गाड़ी के पुर्जों में घिसावट हुई है। क्या हुई है? घिसावट हुई है, इसलिए मैं रेट तोड़ूंगा। 1 साल बाद बेचोगे तो ज्यादा कम होगी, 2 साल बाद बेचोगे तो घिसावट और अधिक होगी, 3, 4, 5 साल तक ऐसे ऐसे जितनी गाड़ी अधिक चलेगी, उसकी रेट अपने आप पे क्या होती जाएगी? वो रेट कम किस कारण हो रही है? किसके कारण हो रही है? घिसावट के कारण। कि आज की तारीख में देश के अंदर अगर कहीं उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन मशीनों से होता है। और आपको क्या लगता है मशीनों की घिसावट नहीं होती? होती है। जैसे होटल है, आप कहोगे सर होटल में क्या घिसावट होती है? देखिए कोई होटल में रह के आया, होटल सर्विस उत्पादन करता है, तो होटल के रूम के अंदर सर्विस करनी पड़ती है, उसके कलर उतर जाते हैं, बाथरूम बिगड़ जाते हैं, कई चीजें टूट जाती है, सोफे वगैरह तोड़ दिए जाते हैं, वो उनके चादरें डेली धोने पड़ते हैं, उसके टॉवेल्स धोने पड़ते हैं, घिसावट होती रहती है। तब ये कहा जाता है कि अगर ग्रोस उत्पादन निकाल के अगर उसमें से घिसावट निकाल दें ना, तो देश का कौन सा उत्पादन मिलेगा? शुद्ध उत्पादन मिलेगा। इसलिए ये कहा गया कि घिसावट जो है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल ना करो तो बेहतर है, क्योंकि ये तो हमारे को लॉस हो चुका है। अब आप इस चीज को समझना। तो अब मुझे अगर आपसे ये पूछना पड़े, और अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं बहुत सरल तरीके से, आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे इतना बताइए कि जीडीपी में गिरावट शामिल होती है कि नहीं होती? शामिल होती है? बिल्कुल होती है। अगर जीडीपी में से गिरावट निकाल देंगे तो फिर वो जीडीपी नहीं रहेगी, फिर वो क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन जीडीपी में गिरावट शामिल होती है। अल्टीमेटली एक ही बात आपको याद रखनी है, अभी इतना ही हमने सीखा है। अब इस घिसावट को हम सामान्य शब्दों में तो घिसावट कहते हैं।
अर्थशास्त्र में उसको घिसावट नहीं कहते। मरा दिया के नाम है दूसरा दूसरा है ये। अर्थशास्त्र में इसको क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। अंग्रेजी में इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। इकोनॉमिक्स में मूल्यह्रास कहते हैं और हिंदी में हम घिसावट कहते हैं। और कॉमर्स में एक और नया नाम आया, स्थायी पूंजी के मूल्य में क्षय। क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी। अब जैसे घर बनाया गया, घर कैसी पूंजी है? स्थायी पूंजी। लगातार आप अगर उसको किराए पे देंगे तो धीरे धीरे उसके मूल्य में क्या होता जाता है? हालांकि प्लॉट का मूल्य कम नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग का मूल्य क्या होता है? कम होता जाता है। इसलिए इस तीन एक ही शब्द है, चाहे घिसावट लिखे, चाहे मूल्यह्रास लिखे, चाहे वो स्थायी पूंजी में क्षय लिखे, तीनों एक ही शब्द है। परीक्षक क्या करता है, मुझे अच्छे से याद है कि घिसावट भी ऑप्शन में आया हुआ है एक बार मूल्यह्रास ऑप्शन में आया हुआ है और एक बार स्थायी पूंजी के अंदर क्षय भी ऑप्शन में आया हुआ है। तीनों में से कोई एक शब्द ऑप्शन में आपको दिखेगा। तीनों साथ कभी नहीं दिखेंगे कि तीनों का ही मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अब आप समझिए कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ग्रोस का मतलब ये होता है कि देश के अंदर साल भर में जितना भी उत्पादन हुआ वो सारा उत्पादन शामिल किया जाता है। इससे मूल्यह्रास को अलग नहीं किया जाता। ग्रोस से मूल्यह्रास अलग हो गया तो नेट बच जाएगा, फिर हम उसको एनडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनडीपी कहना शुरू करेंगे, क्योंकि एनडीपी और जीडीपी में सिर्फ एक ही फर्क है कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को बाहर करते ही पीछे क्या बचेगा? एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पादन बचेगा। तो इस जी में सिर्फ एक ही बात आपको समझनी, आगे अपन डी में अलग समझेंगे, पी में अलग समझेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दो क्लासेस तक आपको चीजें थोड़ी थोड़ी अलग सी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें से परिचित होना शुरू हो जाओगे। तो अब आप देखिए कि जीडीपी में जी का मतलब क्या होता है? कुल उत्पादन, सकल उत्पादन। क्या मतलब होता है? सकल होता है। और सकल का मतलब ये होता है कि इसमें दो चीजें शामिल होती है, शुद्ध भी शामिल है प्लस मूल्यह्रास भी शामिल है। और मूल्यह्रास और शुद्ध दोनों मिलाकर क्या बनता है? सकल बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसको सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मूल्यह्रास इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर अगर ऊपर कहीं पर भी ये जी लिखा हुआ मिले ना, कहीं पर भी, चाहे जी एनपी हो चाहे जी डीपी हो, कहीं पर भी जी मिल जाए ना, तब आप समझ लेना कि इसमें क्या शामिल है? मूल्यह्रास शामिल है। और अगर कहीं एन लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है। मूल्यह्रास शामिल है तो जी, और मूल्यह्रास जी से अलग किया तो क्या बचेगा? ये उस उदाहरण को आप वापस याद करना कि आपकी सैलरी 33,000 है तो वो कैसी सैलरी है? ग्रोस। और अगर 27,000 खाते में आई है तो क्या है? नेट। ये सीधा सा आप नौकरी लगते ही लोग भी यही बात करते हैं कि ग्रोस कितनी है, नेट कितनी है। हमारे कोई पूछता है ना तो पूछते हैं थारी सैलरी कितनी आवे, कई बताऊं, ग्रोस की नेट। तो जो कोई जिसका सरकारी सेवा से वास्ता नहीं है वो तो यो कहे कि भाई मिले कितनी हो बता, ग्रोस नेट छोड़। तो उसको आप बता दो कि भाई मारे 1.5 लाख रुपया आवे, 2 लाख आवे, जितना भी आवे, 10,000 20,000 जो भी आवे, तो बता दो आप। लेकिन पढ़ा लिखा होता है तो मास्टर जैसे है ना, सेकंड ग्रेड है या प्रिंसिपल है, वो हमें यूं पूछते हैं कि सर कॉलेज लेक्चर की ग्रोस कितनी है और नेट कितनी है, ताकि कि मैं भी तैयारी करो नहीं करो, मान कोई तैयारी में फायदा हुए तो करो। मतलब प्रिंसिपल स्कूल के है ना, वो सोचते हैं, कहते हैं कि अगर कॉलेज लेक्चर की तनख्वाह मोहम हली है तो मैं तैयारी करा, नहीं तो मोहन मतलब कौन तैयारी कर। तो हम कहते हैं भाई हमारी ग्रोस है वो 1,10,000 है या 1,20,000 है। अच्छा बेसिक कितनी है? अब ये बेसिक भी बतानी पड़ती है, वो अब आपकी अभी काम की नहीं, कुछ साल बाद आपको पता चलेगी, क्योंकि मास्टर बनने के बाद आपको वो काम करना होता है। बेसिक कितनी है, डीए कितना जुड़ेगा, एचआरए कितना जुड़ेगा, लास्ट ग्रोस कितनी है, फिर डिडक्ट कितना होगा और आपकी नेट सैलरी कितनी बचती है, ये सारे आंकड़े आपको बाद में काम आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रोस और नेट में अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, अब एक सवाल यही पूछूंगा कि सकल माइनस नेट बराबर, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी माइनस एन बराबर क्या होगा? सही समझ रहे हैं गलत बोल रहे हैं?
जी और एन दोनों माइनस करें तो पीछे क्या बचेगा? 33,000, 27,000, पीछे क्या बचा? 6,000। कर सकते हैं? ये प्रश्न आया सेकंड ग्रेड 2016 में कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला ठीक नहीं है? 4 फॉर्मूले और एक फॉर्मूला ये था ग्रोस माइनस शुद्ध बराबर मूल्यह्रास। ग्रोस सकल माइनस शुद्ध बराबर क्या होगा? इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। अब अगर थोड़ा सा उसको कई बार चेंज करते हैं, कैसे करते हैं? सकल माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध। आप फॉर्मूला और चेंज कर सकते हो। शुद्ध बराबर सकल करूं तो क्या करोगे? इसको क्या करूं? प्लस मूल्यह्रास बराबर सकल हो जाता है। ये उल्टो हो तो घुमा हो, बाकी है कहीं कौन। ध्यान उतर राखना के सकल और शुद्ध में एक ही फर्क है। अर्थशास्त्र के अंदर, पूरी अर्थशास्त्र में आगे 80 क्लासेस में एक ही बात है कि सकल में ग्रोस उसमें मूल्यह्रास भेड़ो वे, नेट में मूल्यह्रास साथ में नहीं होता। नेट मतलब नेट ओ नीट के हुए ना सारा ते दारू वारू पिए की के क्या तो करे नीट पिया करे मतलब। फिर दारू वालों को पता है कि कई बार वो उसमें पानी मिलाते हैं, कई बार पानी नहीं मिलाते हैं। मिलाते हैं तो वो ग्रोस हो जाता है, फिर मूल्यह्रास शामिल हो गया है। और नहीं मिलाया तो उसे नीट बोलते हैं। पछे वो झेरो खावे, उल्टे करे, रात पूरी माथो घूमे, हाकड़ो कह मारो माथ दुखना है, माथ दुखना है ते महीन पौनी को मिलायो। आप लोगों से तो वो ज्यादा अच्छा है गांव वाला जो बिल्कुल नेट का प्रयोग करता है। तो सकल और नेट में समझ में आई बात। अब बात ये आती है, अब आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं कि सर ग्रोस हमें समझ में आ गया और ग्रोस में मूल्यह्रास शामिल है, ये बात भी समझ में आ गई। अब आपका प्रश्न ये होता है कि सर ये मूल्यह्रास का पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मशीनों में क्षय कितना हुआ? कैसे पता चलेगा कि देश के अंदर कितनी सारी मशीनें हैं, कितने सारे उद्योग है, कितने सारे सेवा के क्षेत्र है? तो भारत के अंदर मूल्यह्रास को पता करने का कार्य किसके पास है? उद्योग मंत्रालय के पास। किसके पास है? भारत में मूल्यह्रास के आंकड़े कौन जारी करता है? इंडस्ट्री मिनिस्ट्री करता है कि देश में मूल्यह्रास कितना होगा। उद्योग मंत्रालय तय करता है कि मूल्यह्रास कितना होगा। अब मुझे एक और बात बताइए कि पूरी दुनिया में मूल्यह्रास के आंकड़े समान होंगे कि अलग अलग होंगे? अच्छा, मूल्यह्रास गरीब देशों का अधिक होगा कि अमीर देशों का? मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूं तो विकसित देशों में मूल्यह्रास ज्यादा होगा। अभी लिखेंगे, बाकी है, आप टेंशन मत लेना, लिखते ही समझ में आ जाएगा। अभी तो अपन खाली समझा रहे हैं। विकसित देशों में मूल्यह्रास कम होगा कि अधिक होगा? और अब मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं, फिर आप मुझे वापस इसका उत्तर देना, ठीक है? उदाहरण दे दूं एक। हाँ। एक गाड़ी ली हमने, 4 व्हीलर ले ली या 2 व्हीलर ले ली। एक अमेरिका की सड़क पे चलाई, एक भारत की सड़क पे चलाई। गाड़ी रे हैंगम पेल मजो के तो अमेरिका में भारत में क्यों रोड़ा भागोड़े। अब मूल्यह्रास ज्यादा कहां होगा? भारत में। अमेरिका में मूल्यह्रास कैसा होगा? कम होगा। दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे ये बोर्ड है, ये पेन है, अपने पास ये स्पीकर है। अगर ये स्पीकर खराब हुआ तो होगी करी रे बे तीन थापट हो गई या हो गई, हमें ठीक चल रही है। अगर यहाँ पे कोई अमेरिका का कोई शिक्षक होगा ना, तो वो ऐसे थापे नहीं मारेगा इसके, वो उसको टेक्नीशियन को दिखाएगा कि इसमें दिक्कत क्या, और टेक्नीशियन उसको ठीक कर देगा। आप थापट होगा तो मैं चिप्स तोड़ दो। हमारे घर में रिमोट सही होता है ना, खराब हो जाता है, तो रिमोट की क्या हालत होती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहां शिक्षा का स्तर कम होता है, जहां पे ये चीजें होती, वहां मूल्यह्रास कैसा होता है? अधिक होता है। जैसे बाइक ली, बाइक लेके गांव चले गए, गांव वाले दुकान में ना पेट्रोल की बोतल भराई हुई, पेट्रोल की बोतल में भी की गातीड़ो है केरोसिन पानी कौन। अब आप बताओ, केरोसिन जब उस इंजन में जाएगा
तो आपको क्या लगता है उस बाइक का मूल्यह्रास नहीं होगा? इंजन को खराब कर देगा वो। आपको लगता है कि अमेरिका में भी यही होता है? नहीं होता। विकसित देशों में ये समस्याएं नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि विकसित देशों में डेप्रिसिएशन कैसा होता है? कम होता है, जबकि विकासशील देशों में डेप्रिसिएशन अधिक होता है। ये मूल्यह्रास की दर पूरी दुनिया में अलग अलग होती है। जो पढ़े लिखे देश है, पैसे वाले देश है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। गाड़ी बेज को या पेट में पौनी को लेन एड़ी बात नहीं तो ये तो आप रे हर 15 मीटर माथे एक मोटो हाकड़ो जंप बनाएडो और पिछली 15 मीटर रोड भागोड़ी। मतलब हालत ये होती है कि 10 15 20 दिन के अंदर गाड़ी ये तो चले नहीं पाती, और देश पूरे की लगभग यही स्थिति है। फिर जो कारीगर है ना, जितने भी ये गाड़ी ठीक करने वाले लोग, ये भी कोई बहुत अच्छे क्वालिफाइड मिस्त्री नहीं है। ये भी खोले 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 खराब करे करे नहीं खिड़ा हुए हैंगे। तो आप सोचिए कि ये लोग मशीनों का क्षय अधिक करते हैं, इसलिए कहा जाता है। अच्छा, हम कंपनी की चीज को प्राथमिकता नहीं देते क्योंकि वो महंगी होती है, हम उसको लोकल मांगते हैं। कोई भी चार्जर दे दो मोबाइल में हाथ में चार्जिंग करना है, जबकि कंपनी स्पष्ट कहती है कि अगर इसकी बैटरी की क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो कंपनी का चार्जर ही यूज करें। अथे केत भी जाओ था ना, कोई भी चार्ज दिखना चाहिए। बस तो नहीं आ रही, आ रही। हाँ, ये वो थोड़ा ऐसे किया ना, सेल चला गया। अभी ये मूल्यह्रास हो जाता है इसका। आवाज थोड़ी ठीक कर। मूल्यह्रास होते होते बच गया इसका। या तो क्या, अभी मैंने हाथों हाथ उदाहरण दिया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही करने वाला था अभी, पर आज ही लाया है तो मैंने कहा अभी इतना जल्दी खराब नहीं हुआ होगा ये। तो मूल्यह्रास की दर सभी देशों में क्या होती है? अलग अलग होती है। इस अपन आगे और समझने वाले हैं। तो अब अगर आपको ग्रोथ समझ में आ गया तो मैं चाहता हूं इसको लिख ले, थोड़ा सा लिख ले। जी, डी और पी तीनों समझ में आ जाने के बाद में मैं परिभाषा लिखाऊंगा कि जीडीपी किसे कहते हैं। समझ गए आप? अभी केवल एक शब्द समझ रहे हैं। अब सकल और उसके पीछे क्या लिखना है देखिए। अब इसमें हमें तीन बातें लिखनी है। पहली ये लिखनी है कि ग्रोस का तात्पर्य क्या है। दूसरी बात ये लिखनी है कि ग्रोस और नेट में अंतर क्या है। तीसरी बात ये लिखनी है इसमें कि मूल्यह्रास क्या है और इसकी काउंटिंग कौन करता है। इतना हो जाने के बाद फिर सीधे अपन डी पे आ जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करो आप। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में सकल का तात्पर्य सकल का तात्पर्य समग्र 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 अथवा कुल कुल अथवा योग अथवा टोटल से है। योग अथवा टोटल टोटल करते हैं ना। हाँ, अर्थशास्त्र में सकल का तात्पर्य समग्र अथवा कुल अथवा योग अथवा टोटल से है। अब देखो, ये चार शब्द जो पीछे के लिए है ना, टोटल, योग, समग्र, कुल वगैरह, ये सामान्य शब्द है जो नॉर्मल जीवन में हम यूज करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री उसको ऐसे यूज नहीं करता। अर्थशास्त्री इन सबको संक्षिप्त में क्या कहता है? सकल कहता है। जैसे हम हिंदी में सकल कहते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रोस कहते हैं। से है। आगे इसी में लिखना, सकल उत्पादन के अंतर्गत
सकल उत्पादन के अंतर्गत सकल उत्पादन के अंतर्गत वर्ष भर के अंदर वर्ष भर के अंदर वर्ष भर के अंदर उत्पादित समस्त उत्पादन पानी लिया बेटा, बोतल है ना कोई, समस्त उत्पादन को शामिल किया जाता है। समस्त उत्पादन को शामिल किया जाता है। इसमें समस्त उत्पादन को शामिल किया जाता है। इसमें शुद्ध उत्पादन तथा मूल्यह्रास भी शामिल होते हैं। शुद्ध उत्पादन तथा मूल्यह्रास भी शामिल होते हैं। इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, निम्न रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए जो हमने ऊपर 4 पंक्तियां लिखी है ना, 4 लाइन, उसको अगर फॉर्मूले में लिखना चाहे ना, देखो परीक्षा के टाइम ये फॉर्मूले आपको रिवीजन करने होते हैं। ये चारों पंक्तियों अगर मैं एक लाइन में लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, देखना इधर। जैसे ग्रोस बराबर नेट प्लस मूल्यह्रास, समझ गए बात को? अगर नेट और मूल्यह्रास दोनों को शामिल करें तो क्या मिलता है? ग्रोस। लास्ट लाइन क्या लिखी है कि इसमें शुद्ध उत्पादन तथा मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। ठीक है ना? तो इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, इससे एक ही प्रश्न आता है ग्रोस से। जहां जहां जी लिखा हुआ होता है तो स्वतः ही उसके साथ में क्या जुड़ जाता है? मूल्यह्रास जुड़ जाता है। जी से मूल्यह्रास अगर अलग कर दिया तो क्या बचेगा? नेट बच जाएगा, शुद्ध बचेगा। फिर जैसे 10वीं में किसी के 50% बने और एक सब्जेक्ट में ग्रेस लागू रो, ग्रेस लागे, अब ग्रेस लागू मान लो 3 नंबर रो, 3 नंबर का ग्रेस लगने के बाद आपके 50% बने। अब आप आगे जीवन में आगे बढ़े और किसी परीक्षा में, किसी कंपटीशन में मान लो ये कर दिया गया कि 10वीं में 50% जरूरी है, तब वो बच्चा उस भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाएगा। 50% मार्कशीट में है लेकिन फिर भी वो बाहर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 50% ग्रोस है, नेट नहीं है। ग्रोस माइनस वो आपके जो ग्रीस के नंबर है, ग्रेस वाले, वो हटा दिए जाएंगे। पीछे 297 नंबर बचेंगे, 49.5% हो जाएंगे और बच्चा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें 3 नंबर की मिलावट है। क्या है? 3 नंबर की मिलावट है, वो मूल्यह्रास ही और कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आपके ग्रोस में से मूल्यह्रास अगर घटा दिया तो शेष क्या बचेगा? नेट बच जाएगा। ग्रोस में मूल्यह्रास शामिल होता है। सकल का मतलब होता है सब, सब में फिर कोई भी बार नहीं रहता। एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आगे लिखेंगे तो बाद में। जैसे कोई इंग्लैंड का व्यक्ति है, इंग्लैंड का, भारत में आके यहां पे अगर नौकरी करें, यहां पे आके कोई काम धंधा करें, तो उसकी आय भी इस जी में शामिल है। आदमी कहां का है? वैसे तो नियम ये कहता है कि विदेशों की आय भारत की जीडीपी में क्यों, लेकिन हमने कहा ना ग्रोस मतलब ग्रोस।
हमारे देश की सीमाओं में रह के भले अमेरिका का व्यक्ति आवे उत्पादन करे, चाहे ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति उत्पादन करे, हम उसको अपने जीडीपी में शामिल करें। कोई भी व्यक्ति हो, जापान का कोई इंजीनियर्स है, केन एनर्जी में लगा हुआ है, 70 लाख रुपए को इसकी सैलरी है। आपको पता है 70 लाख किस में ऐड होते हैं? भारत की जीडीपी में। आदमी कहाँ का है? जापान का। क्यों? क्योंकि ग्रोस का मतलब सब शामिल होगा। देश की सीमाओं में जितना भी उत्पादन होगा, चाहे देश के नागरिक ने किया, चाहे वो विदेश के नागरिक ने किया, कंप्लीटली ऐड किया जाएगा ग्रोस के अंदर। नेट के अंदर बाद में ये चीजें बदल जाती है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जीडीपी पढ़नी पड़ती है, जीएनपी पढ़नी पड़ती है, एक दूसरे में माइनस होते होते लास्ट में राष्ट्रीय आय निकलेगी। राष्ट्रीय आय निकालने में अभी अपने को 3 दिन बाकी है। या मत समझे आज याद राष्ट्रीय आय निकाले घर जाओ निकले कौन? घड़ी वहां से निकले वो। जीडीपी हमें निकले, जीडीपी महीना विदेशों की आय जुड़ है, विदेशी कमाइयों घट है, उधर बाद में जाए राष्ट्रीय आय और आग दे फिर जाके राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निकलेगा। तब तक राष्ट्रीय आय का आंकड़ा नहीं आएगा। तो राष्ट्रीय आय को निकालने से पहले की पृष्ठभूमि हम तैयार करें तो ग्रोस का मतलब ये होता है जिसमें शुद्ध भी है और शुद्ध भी साथ में है और मूल्यह्रास भी साथ में होता है, तब ग्रोस बनता है। और जब हम एनडीपी पढ़ रहे होंगे, जीडीपी के बाद में क्या आएगा? एनडीपी। एनडीपी पढ़ेंगे तब मैं आपको एक ही बात लिखवाऊंगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास बराबर एनडीपी। एनडीपी आपका इसके साथ ही तैयार हो जाएगा। फिर जीडीपी में से एक चीज जुड़ेगी तब जीएनपी मिलेगा, और जीएनपी में से वापस एक चीज मूल्यह्रास घटेगा तब एनएनपी आएगा, और एनएनपी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। फिर एनएनपी में भी फैक्टर कॉस्ट अलग आएगा, मार्केट कॉस्ट अलग आएगी, वो अपन बाद में बात करेंगे। थोड़ा डाफा चूक नहीं होना है बिल्कुल जितरो समझो उतो समझ तो जानो है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं हो। गुरु समझ में आयो थारे? आगे बढ़े? नहीं आयो देखो है ना, तो को कह दिया। और नहीं आयो तो 2 दिन में तो आ ही जा है, क्योंकि इतनी बार बोल जाएगी थारे, आखिर में तो आना ही पड़ेगा। आदमी कितने भी जिद पकड़ लेना कि नहीं सीखूंगा, तो भी ज्यादा सुनने के बाद में मजबूरी हो जाती है कि उसको सीखना ही पड़ता है। अब नीचे एक और लाइन लिखी पैराग्राफ छोड़ के। अच्छा वो सूत्र नहीं लिखा ना आपने? हाँ तो सूत्र लिखिए पहले। ग्रोस बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। ग्रोस बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। केत में लायो रे? आखी बाकी गरम मोंगे लायो हैं यार कह रहे फ्रीज में राखी बोतल ले आयो तो लारे रावन मन कहेंगे कि हमारी बोतल चोरी ले गयो। अथवा इसको 3 फॉर्मूले अपन लिख लेते हैं। अथवा करके दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ग्रोस माइनस नेट बराबर बराबर क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। देखो अर्थशास्त्र को रटना नहीं है, बहुत समझना है, इसलिए हम धीरे धीरे चलते हैं। मैं कहता हूं लास्ट तक एक कॉपी भी भरी नहीं जाती, लेकिन क्लास में 80 चल जाती है। ग्रोस माइनस नेट बराबर मूल्यह्रास। आप जहां कहीं भूलो ना उस जगह 33,000 और 27,000 वाली बात याद रखना, तो अपने आप फॉर्मूला याद आता जाए, कोई दिक्कत ही को आवे मोटिवेशन भी मिले है, फॉर्मूला भी याद आता जाए। एक उसमें और भी कर सकते हैं हम। क्या करें? नेट प्लस मूल्यह्रास बराबर एक ही बात है। हाँ तो ये कर लो, नेट प्लस मूल्यह्रास बराबर ग्रोस। नेट प्लस मूल्यह्रास बराबर ओ है सेम हो गया। हाँ ये सेम ही है, सॉरी सेम हो गया। एक और फॉर्मूला बताओ भाई, सेम बता दिया आपने। ग्रोस माइनस बराबर ये भी हो सकता है, ठीक है। अथवा करके लिख लो, ग्रोस माइनस बराबर नेट। 3 शब्द 3 फॉर्मूले बनते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा बनते नहीं है।
जैसे ये पाठ पूरा होगा ना, उसके बाद मैं आपको ये ग्रोस और नेट का एक पूरा पेपर यहाँ करवाऊंगा, जो पिछली भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। फिर आपको उत्तर निकालने हैं। हमें बताए उबाह खाओ थे वो दिन बजे उत्तर काटना है ना। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि उत्तर सही है आपका कि गलत है क्या है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते जाना। छठे सातवें दिन ये पूरी बात स्टोरी आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ग्रोस का मतलब क्या है। ग्रोस का मतलब सकल से, इसमें शुद्ध भी शामिल है और मूल्यह्रास भी शामिल है। अब हमें सिर्फ ये बात समझनी है कि मूल्यह्रास का क्या मतलब है, इसके साथ ही जी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे एक पैरा छोड़ के लिखिए। मूल्यह्रास को, मूल्यह्रास इसको अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन अंग्रेजी में कहते हैं और इकोनॉमिक्स में इसको मूल्यह्रास कहते हैं। क्या बोला, कुछ बोला नहीं ना अभी, खाली मूल्यह्रास लिखा। हाँ, है? मूल्यह्रास को, हाँ। मूल्यह्रास को सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में घिसावट कहा जाता है। घिसावट कहा जाता है। इसे, इसे स्थायी पूंजी में, स्थायी पूंजी में क्षय भी कहते हैं। स्थायी पूंजी में क्षय, स्थायी पूंजी में क्षय भी कहते हैं। क्षय, इसे स्थायी पूंजी में क्षय भी कहते हैं। इसका मतलब समझ गए ना। स्थायी पूंजी का मतलब ये, जैसे आपका घर है, गाड़ी है, ये सारी स्थायी पूंजी है आपकी। और जैसे जैसे इससे अपन यूज लेंगे तो इसकी पूंजी में धीरे धीरे क्या होता जाता है, क्षय हो जाता है। इससे हम सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं, घिसावट या मूल्यह्रास कहते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखना है कि मूल्यह्रास को अर्थशास्त्र में या सामान्य शब्दों में घिसावट कहते हैं। इसे स्थायी पूंजी में क्षय भी कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों में, मशीनों में होने वाली क्षति, मशीनों में होने वाली क्षति को, क्षति के मूल्य को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों में होने वाली क्षति के मूल्य को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास कहा जाता है। भारत में, भारत में मूल्यह्रास की गणना कौन करता है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। भारत में मूल्यह्रास की गणना उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। हाँ, तो भारत में मूल्यह्रास की काउंटिंग पूरी गणना कौन करता है, उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय करता है। फिर एक बात और भी लिख सो, विकसित देश वाली बात भी लिख दो। विकसित देशों में, पैरा छोड़ के लिखना, विकसित देशों में, विकसित देशों में जहां, विकसित देशों में जहां आधारभूत संरचना,
उत्कृष्ट होती है। आधारभूत संरचना में समझते हो? सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, ये सारा आधारभूत संरचनाएं हैं। आधारभूत संरचना उत्कृष्ट होती है वहां मूल्यह्रास कम होता है। वहां मूल्यह्रास कम होता है। मगर ऐसे देश मगर ऐसे देश ऐसे देश जहां शिक्षा का स्तर कम हो जहां शिक्षा का स्तर कम हो शिक्षा का स्तर कम हो जहां शिक्षा का स्तर कम हो आधारभूत संरचना आधारभूत संरचना विकसित नहीं हो शिक्षा का स्तर कम हो आधारभूत संरचना विकसित नहीं हो आधारभूत संरचना विकसित नहीं हो उन देशों में मूल्यह्रास अधिक होता है। मूल्यह्रास अधिक होता है। समझ गए बात को आप? अमेरिका की तुलना में मूल्यह्रास भारत में कैसा होगा? अधिक। और भारत की तुलना में मूल्यह्रास युगांडा में कैसा होगा? युगांडा केवड़ा देश है बता दो पहला। युगांडा की हालत खराब है। युगांडा से तो मूल्यह्रास भारत का कम है, युगांडा का मूल्यह्रास उससे भी अधिक है ना? कुल मिला के बात यह कि जो जितना पिछड़ा हुआ देश होगा उसका मूल्यह्रास उतना ही अधिक होगा, जनसंख्या भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये मूल्यह्रास का मैटर था। मूल्यह्रास को शामिल करते हैं तभी क्या बनती है? जी बनता है। तो सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है। ये जी में इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे डी का मतलब क्या है। जी समझ में आया है? जी से एक ही प्रश्न आता है और ये आता है कि जी का मतलब क्या है। तब आप कहोगे कि इसमें शुद्ध उत्पादन के साथ साथ मूल्यह्रास भी शामिल होता है। और मूल्यह्रास को अगर अलग कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा? केवल शुद्ध उत्पाद बचेगा, नेट प्रोडक्शन बचेगा। बस एक बात को समझाने के लिए मैंने ये आधा घंटा लेक्चर दिया पूरा कि ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। एक लाइन ही समझानी थी मुझे। अब आप लिखोगे दूसरा शब्द घरेलू। लू बड़ो है छोटो है? छोटो है। हाँ, डोमेस्टिक। घरेलू को कहते हैं इंग्लिश में डोमेस्टिक। जी के बाद में हम दूसरा शब्द पढ़ रहे हैं डी। तीसरा शब्द कौन सा पढ़ेंगे? पी। फिर जीडीपी समझ में आ जाएगी। पच के जा जीडीपी। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी निम्नलिखित में से जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। और फिर कथन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कथन ठीक नहीं है। ठीक है, डी शुरू करें। हाँ, ये डी बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। डी में डोमेस्टिक का मतलब क्या है? किसी भी देश के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी देश की दो प्रकार की राजनीतिक सीमाएं होती है। सॉरी, दो प्रकार की सीमाएं होती है। देश की सीमाएं दो टाइप की होती है। आप तीन टाइप कर सकते हो। एक होती भौगोलिक सीमा। कैसी? जियोग्राफिकल बाउंड्री। जैसे हिमालय, ऊपर उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, पश्चिम में मरुस्थल, पूर्व में भी आपके हिमालय के अराकान योमा वगैरह। दूसरी होती राजनीतिक सीमाएं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। राजनीतिक सीमाएं वही है जो पाकिस्तान के साथ है या चीन के साथ है, ये होती है। तीसरी सीमा होती घरेलू। कैसी सीमा? घरेलू सीमा। इस घरेलू सीमा को कहते हैं आर्थिक सीमा। कैसी सीमा कहते हैं? आर्थिक सीमा। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि राजनीतिक सीमा, घरेलू सीमा, भौगोलिक सीमा तीनों अलग अलग है। कोई एक दूसरे का लेना देना नहीं। अब मैं एक उदाहरण से बात शुरू करूंगा और आप अपने आप कह देना कि सर हाँ है तो अलग। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की राजधानी लंदन कहां पे है? लंदन के अंदर भारत का दूतावास है। हर देश में हर देश का दूतावास होता है ना? हाई कमिश्नर एरिया होता है।
जैसे मान लो कि ये इंग्लैंड का है और ये पूरा ब्रिटेन है ना? अब ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड की राजधानी है कौन-सी? लंदन। लंदन में एक भारत का दूतावास बना हुआ होता है। लंदन ही नहीं, इस्लामाबाद में भी है, न्यूयॉर्क में भी है। जिन-जिन देशों के साथ में हमारे संबंध है, उन सभी देशों में हमारे दूतावास बने हुए हैं और उन देशों के हमारे दूतावास दिल्ली में बने हुए हैं। कहाँ पे बने हुए? दिल्ली में। अगर अमेरिका ने भारत की आलोचना की है किसी मुद्दे पे और भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री को ये बात पसंद नहीं है कि अमेरिका ने हमारे मामले में क्यों बोला। अरविंद केजरीवाल को जब जेल में दिया गया, तो अमेरिका ने एक तल्ख टिप्पणी की। टिप्पणी करी तो हम क्या करेंगे उस समय? हम उस समय अमेरिका के दूतावास के अंदर अमेरिका का जो राजदूत बैठा है दिल्ली के अंदर, उसको बुला के दिल्ली के अंदर बुला के उससे बात करेंगे, थारी सरकार नो कह दे कि तू थारो काम कर, मन मारो करने दे। और दूतावास अमेरिका बात पहुंचाएगा कि भारत ने इसकी आपत्ति दर्ज करवाई। हमने अगर किसी देश पे, जैसे कल रात को ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, कल रात की बात कर रहा हूं। अब अगर भारत सरकार कोई टिप्पणी करती है कि ईरान ने गलत किया, भारत सरकार अगर टिप्पणी करेगी तो ईरान क्या करेगा? ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर भारत का दूत बैठा है, उसको तलब करेगा और उसको कहेगा कि तेरी सरकार को कह दे कि आप अपना काम करिए। हालांकि क्यों थोड़ी के वो डिप्लोमेटिक भाषा में कहते हैं, हम तो मास्टर हैं तो उस हिसाब में कह रहे हैं। फिर हमारा जो राजदूत बैठा है ना ईरान के अंदर, वो दिल्ली बात पहुंचाएगा कि ये बात आई। तो हर देश में हमारा राजदूत है और हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो हम हमारे राजदूत को वापस बुलाते हैं कि अपने रहने देश में पाछो आ रहो। अफगानिस्तान के साथ में जब संबंध बिगड़े तो हमने हाथों हाथ दूतावास से राजदूत को बुला लिया कि छोड़ो वहां पे, अपने को नहीं रहना काबुल के अंदर। आपको मान लो ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, यार हंस क्यों रहे? जा भी सकते हो ना 2-4 साल बाद, सेकंड गेट 33,000 तनखा आ गई था, 33,000 मार से गया कहीं घूम के। मान लो घूमने जाते, मान तो सकते हैं ना, मान तो अच्छा कम से कम। मानने में की जावे बताओ? मान लो क्यों मानो सर? पर अभी अपने को राष्ट्रीय आय समझने के लिए मान लो आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए पासपोर्ट, जो आपको बनाना पड़ेगा, बना लिया, भारत सरकार बना के देती है, गृह मंत्रालय बना के देता है। फिर चाहिए उस देश का वीजा। वो वीजा देने के लिए आपको भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो एम्बेसी है, एम्बेसी बोलते हैं दूतावास को इंग्लिश में, वहां जाएंगे आप। ऑस्ट्रेलिया का जो राजदूत है वो आपसे प्रश्न करेगा, दिल्ली में क्यों जाना चाहते हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करते हो, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, वहां जाने का मतलब क्या है आपका। तो हम धैर्य है तो थे हाँ ना दे करें वीजा ले ले। थारे हम धैर्य नहीं है तो कह दी थार थारे गुड राख, हमारे न्यूजीलैंड सही। आपको वीजा कौन देता है? दूतावास देता है। आपको अमेरिका जाना है ना, तो आप अमेरिका के दूतावास में बात करोगे। दूतावास अमेरिका का कहाँ है? दिल्ली के अंदर। कई बार कहते हैं दिल्ली को राज्य बनाओ, तो इस बात की आलोचना की जाती है कि दिल्ली को राज्य नहीं बना सकते। वहां पे दुनिया भर के सारे देशों के राजदूत बैठे और कोई हमला हो गया और एक आधा मर गया ना, तो हालत खराब हो जाती है। सबसे पहले उसकी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि मैड्रिड समझौते के अंदर किसी देश का राजदूत मार दिया गया तो पूरी दुनिया में आपको अलग कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री से भी अधिक सुरक्षा उनकी करनी पड़ती दिल्ली के अंदर। और अगर मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने सरकार स्थापित की, लेकिन भारत के राजदूत नहीं, दुनिया के किसी भी राजदूत को चोट नहीं पहुंचाई। सीधा कहा कि पहले राजदूतों को आप कृपया करें आप जाइए, लारे में देखा बस है, थे जाओगे आप। और वो सब वहां से रवाना हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में इतने संबंध बिगड़े हुए होते हैं, हमले होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए भारतीय राजदूत को कोई कुछ नहीं कहता। और उसकी सेना, पाकिस्तान की सेना खुद करेगी सुरक्षा, सॉरी, पाकिस्तान की सेना बाहर खड़ी हो जाएगी, सुरक्षा करेगी कि नहीं, इसको कुछ नहीं। और भारत का कोई जैसे व्यक्ति, ये पाकिस्तानी पुलिस लारे पड़ी हुई, वो दौड़ तो दूतावास में बड़े हो तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। बस पगोर तिखो होना चाहिए। हाँ, जे वो बड़े हो महीना एक बार, फिर पुलिस पाकिस्तान की गिरफ्तार नहीं कर सकती उसको, बस उसके अंदर एंटर कर देना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा था कि दुनिया के सभी देशों में हमारे दूतावास, और उन देशों के दूतावास हमारे दिल्ली में। इस तरह से हम एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि जैसे लंदन में हमारा दूतावास है, लंदन के अंदर है।
इस दूतावास को भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है लंदन में, लेकिन किसकी डोमेस्टिक बाउंड्री है, वो भारत की है। लंदन में अमेरिका का दूतावास है, अमेरिका की डोमेस्टिक बाउंड्री है, हमारे उस पर कुछ नहीं, हमारे कानून नहीं चलते, उसमें अमेरिका की चलते हैं। तो डोमेस्टिक बाउंड्री बड़ा कंसेप्ट है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, हमारा हवाई जहाज उड़ा यहां से, लंदन से, सॉरी मुंबई से उड़ा, लंदन जा रहा है, हवाई जहाज वहां उतरा, हवाई जहाज के अंदर मान लो 100 लोग हैं भारतीय। अब वो 100 लोग लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे जाके। अब वो लंदन पे जैसे ही हमारा हवाई जहाज उतरेगा, अब मुझे एक बात बताओ, उसके अंदर जो 100 लोग बैठे हैं वो कौन सी बाउंड्री में? वो भारत की घरेलू सीमा में, भले वो लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे क्यों ना हो, वो अमेरिका के वॉशिंगटन में क्यों ना है, लेकिन वो भारत की घरेलू बाउंड्री में जब तक वो हवाई जहाज के अंदर बैठे है। हवाई जहाज एयर इंडिया का है। मान लो एक शिप जा रहा है, जहाज, जिसमें 2000 यात्री हैं, मुंबई से निकला है, कैनबरा जा रहा है, किसी भी दूसरे देश, कैनबरा था राजा पे मेल दिया हुए ना, केत मेला है, कनाडा मेल दिया, कनाडा, इंडोनेशिया नजदीक आवरो, कनाडा भेज दियो मान लो। अब कनाडा हमारा जब वो जहाज जाएगा, उस जहाज में बैठे हुए सारे भारतीय भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है, चाहे वो कनाडा के ओटावा में क्यों नहीं खड़ा हो। इसलिए मैं कह रहा था कि घरेलू सीमा बहुत बड़ी सीमा होती है। इसमें राजनीतिक सीमा तो आती है, साथ में कई और सीमाएं भी साथ में शामिल हो जाती है, उसे हम घरेलू सीमाएं कहते हैं। समझ रहे हो बात को आप? नहीं समझ रहे हो? समझ में आ है, लोड नहीं लेना था ना, लोड लियो तो समझ में को आवे। मैं खूब सारे उदाहरण दूंगा आपको, आखिर में आना ही पड़ेगा। फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, अपन उदाहरण से ही बात करेंगे। टाटा कंपनी कहाँ की है? भारत की। टाटा कंपनी ने ब्रिटेन की जगुआर को खरीदा और लैंड रोवर को खरीदा, दोनों ब्रिटेन में है। वो कंपनियां भारत की घरेलू सीमा है कि नहीं है? कंपनी है लंदन में, लेकिन खरीदने वाला भारतीय है, वो घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं। घरेलू सीमा में सिर्फ 6 बिंदु ही आते हैं, जो मैंने उदाहरण दे दिया आपको। राजदूत, मिलिट्री कैंप, हमारा अगर एक भारतीय सेना का कोई कैंप अगर अफ्रीका के किसी देश में शांति बना रहा है वहां पे, तो हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा है। ये जहाज, हवाई जहाज एयर इंडिया के, ये सब घरेलू सीमा है, और उन देशों के जो भारत में, वो उन देशों की घरेलू सीमा है। तो घरेलू सीमा का जो कंसेप्ट है ना, ये राजनीतिक और भौगोलिक सीमा से अलग है। और अब मैं आपको बात ले आ रहा हूं अपने राष्ट्रीय आय पे। देश की घरेलू सीमाओं में जो उत्पादन होता है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। न राजनीतिक सीमाएं, न भौगोलिक सीमाएं, सीधी लाइन आती है कि एक वित्त वर्ष में देश की कौन सी सीमाएं, घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। तो सकल तो आपको समझ में आ गया। डोमेस्टिक समझ रहे हैं, और डोमेस्टिक में सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है कि घरेलू सीमा में जितना भी उत्पादन होता है, घरेलू सीमा कौन कौन सी मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, उन सीमाओं में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो भारतीय व्यक्ति करें चाहे भारत के बाहर का व्यक्ति करें, सारा जीडीपी में शामिल होता है। भारत के बाहर का व्यक्ति करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी घरेलू सीमा होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे लंदन की दूतावास है, यहाँ पे 3 कर्मचारी इंग्लैंड के काम कर रहे हैं, और इंग्लैंड के कर्मचारियों को, 3 कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है। कर्मचारी किसके हैं? इंग्लैंड के। काम किस में कर रहे हैं? भारतीय दूतावास। भारतीय दूतावास है तो किस देश की घरेलू सीमा है? भारत की। दुनिया के किसी भी देश के अंदर भारत का दूतावास है तो वो कौन से देश की घरेलू सीमा मानी जाएगी? भारत की। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान। अब 3 कर्मचारी भारतीय दूतावास में काम कर रहे हैं, मतलब भारत की घरेलू सीमा में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जो दी जाएगी वो
किस में ऐड होगी, भारत की जीडीपी में होगी कि इंग्लैंड की जीडीपी में? वो भारत की जीडीपी में होगी। क्यों होगी? क्योंकि भारत की घरेलू सीमा में होने वाला सारा मतलब सारा उत्पादन भारत की जीडीपी का हिस्सा है। इसलिए जीडीपी को राष्ट्रीय आय नहीं मानते, क्योंकि विदेशों वाले भेड़ो काउंट करेगा। विदेशों का साथ में काउंट करोगे तो राष्ट्रीय आय कैसी? ये तो फिर अंतरराष्ट्रीय आय है। समझ रहे हो बात को? तो जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी में नागरिक मैटर नहीं करता, किसी भी देश का हो सकता है। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक का मतलब घरेलू सीमाओं से, घरेलू सीमाएं निम्न को कहा जाता है। अब लिखिए, पी पढ़ने के बाद में थारे पूरी परिभाषा लिखाई जब थान थारे जीडीपी समझ में आ जाए बढ़िया तरीके। एक जीडीपी आ गई ना तो फिर पीछे आगे दिक्कत है ही नहीं। सिर्फ जीडीपी की थोड़ी रहती है क्योंकि वो नई होती है और आपने पहले इतनी पढ़ी नहीं अच्छे से। थारे एक परिभाषा पढ़ी हुई थी पहला, परिभाषा पढ़ी हुई थी पहला को पढ़ी हुई? हाँ तो कोई बात नहीं। देखो जितना बच्चा मेरे पास आता है ना शून्य माइंड के साथ में बिल्कुल जीरो में, उसको समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। आधो अधूरो ज्ञान ले आवे वो मजो घणो भूंडो घणो करे, क्योंकि एक तो पुरानो अधिगम पठार तैयार उड़ो है, नई बात उसके दिमाग में आ नहीं रही है, पुरानी जा नहीं रही है। पर मैंने तो ये पढ़ा था ते मोटी गलत पढ़ी अरे, पर किताब में होतो किताब में होतो पोते भाव सही समझा कौन। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ना जब 7वां संविधान संशोधन 7वां सत्र चल रहा था, तो 7वें सत्र के अंदर धुलेकर ने, कुरैशी ने, सभी ने अपने विचार रखे, अम्बेडकर पे बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। तो डॉक्टर अम्बेडकर उनके जवाब में उठे और एक लाइन ही बोले। उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग बोले, जितनी भी आपत्तियां उठी, इन्होंने शब्दों को समझा ही नहीं। ये अगर इन आर्टिकल्स को ठीक से पढ़ते, उनके भाव समझते, वो क्या कहना चाहता उसको मन से समझते, तो ये सारी आपत्तियां स्वतः ही सुलझ जाती। तो मैं इनको कहूंगा एक बार वापस पढ़े इनको। एक लाइन में 10 लोग शांत, और 10 भी कौन? वे उस समय के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग। और आप सोचो कि 10 लोगों को एक शब्द में कोई शांत करें, तो फिर हम क्यों ना उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहें? क्यों ना कहें वो बताओ? इसलिए कहता हूं कि वो चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। एक एक लाइन समझोगे ना तो बात दिक्कत करेगी नहीं। तो नए बच्चे होते हैं उनको समझना आसान है, और या उनको समझना आसान है जो बहुत इंटेलिजेंट है। दिक्कत कौन करे? बिचला। न तो होशियार है न ठोट है। हमें न ठोट भी है कोनी, होशियार भी है कोनी, पर मन है अपने आप न डेढ़ होशियार। तो बड़ी बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने क्या करो, देखो अपने ये मान के चलो कि अपन कहीं नहीं आ रहे हैं और हम सीखने आए हैं और सीख के जाएंगे, बस इतनी दिमाग में बात रख ली ना तो एक्सपर्ट बना देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। आज ये लाइट की थोड़ी ये आ रही है, कल तो इसको करवा ही देंगे पैक। अभी ऐसे चिड़को पड़ रही है टावर वाले। चिड़को मतलब झाबो, झाबो। अब देखो मैं तो यहाँ का लोकल व्यक्ति हूँ ना, तो मुझे तो तीनों भाषाएं आती है, मारवाड़ी आती है और हिंदी भी आती है, और तीसरी कही आवे? अंग्रेजी तो आवे कौन, हो तो दो ही भाषाएं आती है। ठीक है तो लिखो, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में घरेलू शब्द का तात्पर्य घरेलू सीमा से है। घरेलू शब्द का तात्पर्य घरेलू सीमा से है। घरेलू सीमा को आर्थिक सीमा माना जाता है। इसको आप डोमेस्टिक बाउंड्री भी कह सकते हो, डोमेस्टिक टेरिटरी भी कह सकते हो। घरेलू सीमा को एक आर्थिक सीमा माना जाता है। घरेलू सीमा को एक आर्थिक सीमा माना जाता है, जो कि जो कि राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से भिन्न होती है। जो कि राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से भिन्न होती है।
राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से भिन्न होती है। घरेलू सीमा में घरेलू सीमा में निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब पहला प्रश्न डोमेस्टिक आपके यहां बनता है परीक्षा में। कैसे बनता है, ध्यान से सुनना आप। सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू सीमा का हिस्सा है या नहीं। सीधा प्रश्न आता है इसका। ग्रोस में एक सवाल बनता है कि ग्रोस में क्या शामिल होता है, मूल्यह्रास प्लस शुद्ध उत्पादन दोनों शामिल होते हैं। घरेलू सीमा का एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र घरेलू सीमा का हिस्सा है या नहीं है। फिर उसमें चार ऑप्शन रहते हैं, नीचे कई बार ऐसे भी आता है 1 2 3 4, केवल 1 2, केवल 3 4, केवल 1 3 4, है ना। इस टाइप का प्रश्न आता है इसका। तो आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है कि घरेलू सीमा में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको और आप एक एक को लिखेंगे। अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। देखो, राजनीतिक सीमाएं सारी आ जाएगी। राजनीतिक सीमा का क्या मतलब हुआ, भारत की जो राजनीतिक सीमा 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो आप मैप देखते हो भारत का, तो राजनीतिक और ये सीमा तो पूरी शामिल है। हालांकि इस सीमा के अंदर भी कई ऐसे क्षेत्र है जो किसी विदेशी घरेलू सीमा का हिस्सा है। जैसे दिल्ली चले जाओ आप, दिल्ली के अंदर आप अंदर घुसे, राजधानी क्षेत्र में गए, तो वहां पे आपको कनाडा का भी दूतावास मिलेगा। दूतावास को इंग्लिश में एम्बेसी बोलते हैं। एम्बेसी मिलेगी आपको, अमेरिका की एम्बेसी मिलेगी आपको, इंग्लैंड की एम्बेसी मिलेगी। उस एम्बेसी में एम्बेसडर बैठता है, राजदूत बैठता है। वो राजदूत उस देश का होगा जिस देश की वो एम्बेसी है। अब जैसे इंग्लैंड का राजदूत इंग्लैंड की एम्बेसी में बैठेगा, वो है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, है ना। सारी दिल्ली में, राजधानी में होती है ये सब। और हमारे को कभी भी कोई आपत्ति दर्ज करवानी होती है तब हम कहाँ बात करते हैं, एम्बेसी में संपर्क करते हैं। और एम्बेसी वाले अगर उनको हमारे से आपत्ति, जैसे अमेरिका को भारत से कोई आपत्ति है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति एम्बेसी में मेल करेगा और भारत की एम्बेसी में, और भारत की एम्बेसी हमारे को सूचना पहुंचाएगी। ये सारा एम्बेसी के जरिए होता है। और क्या बढ़िया व्यवस्था की गई है कि एम्बेसी की सुरक्षा जो है ना, बहुत ज्यादा तगड़ी सुरक्षा की गई है। आपने कभी सुना नहीं होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी देश के अंदर दो लड़ाई होने से किसी देश के राजदूत को मार दिया गया। बहुत कम कोई ऐसे केसेस हुए तो पता नहीं, बाकी ना के बराबर। और दो देशों के बीच में अगर संबंध मान लो बिगड़ गए और ये लगने लग जाए ना कि जनता कंट्रोल में नहीं है, कभी भी शत्रु देश के उसको राजदूत को मार सकती है, तो सेना लगती है एम्बेसी के चारों तरफ और एम्बेसी खाली करवाने के त्वरित आदेश आते हैं। जितना जल्दी हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर भारत की एम्बेसी को खाली किया जाए। पाकिस्तान रिपोर्ट देगा कि भाई हमारे कंट्रोल में जनता अब है नहीं, आप हाथों हाथ यहां से इनको निकालो। तो फिर वहां से एम्बेसी को खाली किया जाता है। तो एम्बेसी को किस देश की घरेलू सीमा माना जाएगा, जिस देश की वो एम्बेसी है। तो विदेशों के एक तो राजनीतिक सीमा हो गई प्लस दूतावास। जितने भी दूतावास है ये सारे के सारे संबंधित देश की घरेलू सीमा का हिस्सा होते हैं। समझ गए बात को आप। मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूं, जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। ढाका स्थित भारतीय दूतावास किस देश की घरेलू सीमा है, भारत की। और दिल्ली स्थित बांग्लादेश का दूतावास किसकी घरेलू सीमा है, बांग्लादेश की। और इसमें जो भी आय वाय होगी ना, वो उसी देश की आय का हिस्सा होगा। बांग्लादेश का दूतावास है तो बांग्लादेश की आय का हिस्सा, और भारत का दूतावास है तो भारत की आय का हिस्सा। ठीक है, तो ये दूतावास हो गए। तीसरा, ये जहाज जितने भी है ये, और हवाई जहाज या एयर एयर एरोप्लेन आप कह सकते हो इसको। जैसे मान लो एयर इंडिया का कोई जहाज है, हवाई जहाज है एयर इंडिया का,
टोक्यो से उड़ा और लंदन गया, ठीक है। उस जहाज के अंदर भारतीय एक भी नहीं था, सारे के सारे जापान के नागरिक थे, क्योंकि टोक्यो से उड़ा था वो। गया कहाँ है? लंदन। लंदन के अंदर वो किसी बंदर सॉरी हवाई अड्डे पे उतरा। अब उसके अंदर जो भी लोग बैठे हैं, क्रू मेंबर भी है, चलाने वाले क्रू कहते हैं, हवाई जहाज ड्राइवर में वो क्रू कहलावे। वो हैंग बैठा है, वो सारे के सारे किस देश की घरेलू सीमा में? किसकी? वो भारत की घरेलू सीमा में। हवाई जहाज हो चाहे जहाज हो, उसके भीतर का एरिया किसकी देश की घरेलू सीमा होती है? जिस देश का वो हवाई जहाज है। इसलिए मैंने लिखा है कि जहाज और एरोप्लेन दोनों की दोनों उस देश की घरेलू सीमा होती है जिस देश के वो होते हैं। समझ गए बात को आप? इनको घरेलू सीमा माना जाता है, तभी तो गलती होती परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू सीमा नहीं है। ऑप्शन आवे हवाई जहाज, जहाज है तो है कौन? ये गलत है। ऐसे करते करते 3-4 गलत कर लिया, लास्ट में उत्तर गलत बन गए, बताओ। थे थारे हिस्सा में कह दियो कि एरोप्लेन एंड शिप आर नॉट इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज, इंग्लिश वाला हो से थे यहाँ कहो ना ना ए ही कौन है थे पढ़ियो ना पढ़ियो भले मत उतरो तो मन ठा है इनके तुमने तो गुण ठा है, लेकिन ए घरेलू सीमा है। समझ में आया ये कहीं पे भी उतरे, दुनिया के किसी भी देश में जाके उतरे, किसी भी देश में मैं कह रहा हूं, वो उस देश की घरेलू सीमा, उसके अंदर पुलिस भी नहीं आएगी, वो उस घरेलू सीमा का हिस्सा है। चौथा, आपको पता है कि समुद्र के अंदर तेल निकाला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जितने खनिजों के भंडार है ना, उससे 800 गुना भंडार अधिक समुद्रों में। तो समुद्रों में तेल निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म लगाते हैं और फिर ड्रिल करते हैं, और ड्रिल से तेल बाहर निकालते हैं। जैसे बॉम्बे हाई, नाम सुना? बॉम्बे हाई समुद्र के अंदर है। ऐसे दुनिया के अंदर कई देशों में समुद्र से तेल निकाला जाता है, और उस हेतु क्या करते हैं? सागर के ऊपर क्या बनाते हैं? प्लेटफॉर्म बना के और सीधी ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग पाइप से वो तेल बाहर निकालते हैं। अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, अब भारत ने अगर प्रशांत महासागर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लगाया है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है, तेल प्लेटफॉर्म सारे। अब इनमें से 4 ऑप्शन आपके परीक्षा में आएंगे कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। इसके अलावा देखिए आप, एक आपने नाम सुना होगा चाबहार। मर्द में तो कौन है? कौन है? कोई बात नहीं। ईरान का एक बंदरगाह है। कहां का है? ईरान का। ये देश क्या करते हैं? आपस में ऐसे एग्रीमेंट करते हैं, कोई देश अपना बंदरगाह किसी को किराए पे देता है, लीज पे देता है। जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा चीन को लीज पे दिया, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन को लीज पे दिया, ईरान का चाबहार भारत ने लीज पे लिया है। ऐसे कई देश अपने अपने जो ये बंदरगाह है ये दे देते हैं, लीज पे दे देते हैं, पट्टे पे दे देते हैं 99 साल के। कोई लीज 99 साल की होती है, कोई 50 साल की होती है, कोई स्थायी लीज होती है। ऐसे बंदरगाह जो लीज पे लिए गए हैं, वो भी हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा होते हैं। समझ रहे हो बात को? ये सारे के सारे लीज पे लिए गए बंदरगाह, और एक लीज पे लिए गए बंदरगाह, और एक और कई बार क्या होता है कि हमारा जो कोई शत्रु देश है, उसको घेरने के लिए हम क्या करते हैं? उसके आसपास कहीं मिलिट्री कैंट बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं, आर्मी का एरिया लेते हैं। अब जैसे चाबहार लिया, हम ईरान से डील करेंगे, यहां कहेंगे हमारी आर्मी की 2 यूनिट यहाँ रहेगी। चीन ने कह दिया, सॉरी ईरान ने कह दिया ठीक है, आपकी 2 आर्मी की यूनिट यहाँ रख सकते हो। भारतीय सेना का कहीं पर भी अड्डा है, छावनी कहीं पर भी है, तो वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। चाहे वो छावनी अफ्रीका में है, चाहे वो आपके इंडोनेशिया में हो, चाहे मोजाम्बिक में हो, कहीं पे भी हो। तो सैन्य छावनियां क्या मानी जाती है? घरेलू सीमा का हिस्सा मानी जाती है। ठीक है।
और एक और बात, अगर आपने सुना होगा कि हम दूसरे देशों में जाके तेल उत्खनन वगैरह करते हैं, ओएनजीसी नाम सुना आपने? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ओएनजीसी। इसकी एक ब्रांच है वीओएनजीसी। वी का मतलब विदेशी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ये क्या करती है, दूसरे देशों में तेल निकालती है। एक हिस्सा भारत को आता है, एक हिस्सा उस देश में चला जाता है जहां तेल निकाला जाता है। ऐसे जो तेल डिपो है हमारे, जो वीओएनजीसी के, वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है, जैसे ये भारत का मैप है, इसकी जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, नाम सुना है, भूगोल में पढ़ेंगे हम उसको, तो 200 नॉटिकल मील का होता है, ये भी हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है। राजनीतिक सीमा का हिस्सा ये नहीं है, लेकिन घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है। तो ये 8 ऐसे क्षेत्र है जिनको हम क्या कहते हैं, घरेलू सीमा। ठीक है, तो घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा अलग है कि नहीं है, पहले ये बताओ। अलग है ना? किसी भी देश की राजनीतिक सीमा में किसी दूसरे देश की घरेलू सीमा हो सकती है। घरेलू सीमा एक बड़ा कंसेप्ट है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, राजनीति विज्ञान में नागरिक होते हैं, नागरिक होते हैं, सिटीजन, जिनके पास में वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब अधिकार है उसके पास। अर्थशास्त्र में नागरिक नहीं कहते, सिटीजन नहीं होते। अर्थशास्त्री अलग ही सरकार चल रही है, मतलब देखो, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल बाउंड्री बनी हुई है जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। हमने कभी घरेलू बाउंड्री नहीं पढ़ी, आज सुन रहे हैं ढंग से, क्योंकि हमने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी। राजनीति विज्ञान वाले तो पढ़ा देते हैं कि इधर है वो रेड क्लिप रेखा है, इधर ओडी रेखा है, ये रेखा, अनुवा रेखा, ठीक है, रेखा है, लेकिन घरेलू सीमा पढ़ा ही नहीं कभी। जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में सिटीजन होते हैं, कि इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, भारत का सिटीजन है, अमेरिका का सिटीजन है, कहां का सिटीजन है, अर्थशास्त्र में सिटीजन का कोई नाम नहीं है। अर्थशास्त्र में कहते हैं रेजिडेंट। क्या कहते हैं? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और मजे की बात सुनिए, रेजिडेंट में विदेशी भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति भारत में 182 दिन रह लिया तो भारत का रेजिडेंट माना जाएगा, उससे टैक्स ले लिया जाएगा, दे दे भैया रेजिडेंट है तो। वो सिटीजन नहीं है, वोट नहीं दे सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन वो रेजिडेंट है, इकोनॉमिक्स मानता है, टैक्स दे दे। तो एक ने कहा सर मैं तो 60 दिन ही रहा हूं, 182 दिन रही हुई को 60 दिन रहा है, तो फिर पीछे देखा जाता है कि पिछले 4 साल में अगर 365 दिन रहा है तो भी तू रेजिडेंट है। रेजिडेंट तो है, टैक्स दे। मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र सिटीजन नॉन सिटीजन नहीं रखती, अर्थशास्त्र क्या रखता है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। हम तो सारे रेजिडेंट ही है, क्योंकि अभी तो 30 पर काट दिया है। लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत में रह रहा है और 182 दिन या उससे अधिक रह लिया, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। भारतीय रेजिडेंट, भले नागरिकता अमेरिका रही है, कोई मतलब कौन मारे, हमारे को टैक्स से मतलब है। 182 दिन से ज्यादा रह लिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो रेजिडेंट कहलाता है, इंडियन रेजिडेंट। ये प्रश्न अभी सीडीएस में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के रेजिडेंट कहलाते हैं, और 2 ही शर्तें हैं। और रेजिडेंट को सिटीजन वाले अधिकार नहीं होते। हम सिटीजन है भारत के, लेकिन हम अमेरिका चले गए 182 दिन में ज्यादा रहा तो सिटीजन इंडिया के, रेजिडेंट कहां के अमेरिका के, टैक्स देना हो। इसलिए लोग क्या करते हैं, 181 दिन में निकल जाओ, 181 दिन में निकल जाओ, 180 दिन होते कि मारो वीजा पूरा होगा मैं जाऊंगा, ठीक है जा। लेकिन वापस जिस दिन आया ना और 60 दिन रह लिया, तो पीछे 4 साल में 365 दिन अगर रह लिया तो फिर रेजिडेंट हो जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स में ये कैटेगरी है। इसलिए जीडीपी की परिभाषा क्या बनती है कि एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त उत्पादन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने किया हो, उसका मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। जीडीपी में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों शामिल होते हैं। घणो गुरु आज मत दुखना तो बाउंड्री लिखो,
टेंशन मत लो थे। ग्रोथ तो समझ में आयो थारे। मैंने कहा 3 दिन थोड़ी दिक्कत होगी, फिर दिक्कत नहीं आने देंगे। 2-3 दिन तो रहेगी, क्योंकि अभी तक पढ़ी गई को पहली बार सीधू रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट आ रहे हो, सिटीजन तो दिमाग में निकली को, तो पहला रेजिडेंट आ गयो है। नहीं, भारत सरकार के होना चाहिए, भारत सरकार के। और अगर भारत सरकार ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया है तो फिर वो घरेलू सीमा का हिस्सा हो जाते हैं। प्राइवेट जेट भी अगर भारत सरकार की मान्यता लेके आए हैं, मतलब वो फिर वो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे। निजी व्यक्तियों को घरेलू सीमा का हक नहीं मिलता। मैं वहां जाके पूरा लंदन खरीद लू ना, तो भी लंदन भारत की घरेलू सीमा नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार ने अगर लंदन खरीद लिया ना, तो फिर वो क्या है, भारत की घरेलू सीमा। व्यक्ति व्यक्ति भी निर्भर है, उनके पास में अथॉरिटी अपगुड़ी है कि कहीं को अब खाली पढ़ सको। खेल तो दिल्ली में खेल है पूरा दिल्ली से खेल खेले जाते हैं, घरेलू सीमा बढ़ानी है घटानी, कहना रेजिडेंट माननो, कहना नहीं माननो, सारा काम वहां से होता है। और मैं कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पढ़ाई जानी चाहिए। सही कह रहा हूं। अगर यही बातें आपको 10वीं 11वीं क्लास में बताई जाती ना, हालांकि 9वीं क्लास में है धन्य सेठ की कहानी ये राष्ट्रीय आई थी, वो पढ़ाई को नहीं, वो अलग बात है, बट थी। जीडीपी की परिभाषा थी 9th क्लास के अंदर, सामाजिक के अंदर अर्थशास्त्र की अवधारणाएं किताब रू नाम है, उगर महीना में पेलड़ो पाठ हो जाए। लेकिन अगर वहीं ऐसा समझा दिया जाता तो मनोवती माथा बड़ी करनी को पड़ती। क्योंकि अभी तक आपको ये पता नहीं है सिटीजन और रेजिडेंट क्या है। सिटीजन मतलब नागरिक। हम पढ़ते हैं ना कि भारत के अंदर एकल नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते हैं। ये सिटीजनशिप है। और अर्थशास्त्र सिटीजनशिप को नहीं मानता। अर्थशास्त्र किसको मानता है, रेजिडेंटशिप को मानता है। आप इंडियन रेजिडेंट है कि नहीं है, बात खत्म। और रेजिडेंट की दो ही शर्तें हैं, 182 दिन या उससे अधिक रहा है तो वो रेजिडेंट है, और 60 दिन भी रहा है लेकिन पिछले 4 सालों में 365 दिन कुल रहा है तो भी वो क्या है, और आर्थिक हित के लिए आया है। ये भी है। ऐसा नहीं हो जैसे इंडोनेशिया को छात्र है ना, हॉस्पिटल में इलाज कराना आयो, हॉस्पिटल में इलाज कराना आयो, 183 दिन एडमिट रख दियो तो वो रेजिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक हित के लिए नहीं आया, वो किस लिए आया है, वो इलाज करवाने आया बेचारा। अच्छा, मान लो कि कोई नागरिक है किसी देश का, अमेरिका का नागरिक है, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ गया, गलती में आ गयो, मान लो आ गयो, गलती में जा है अमेरिका और नागरिक, बाकी होते समझो दावो कौन आ गयो। ए आयो तो भाई जैसे मान लो कोटा में फॉर्म भर लियो, है ना, कोटा में फॉर्म भरियो तो 3-4 साल की डिग्री वही है। अब 3-4 साल की डिग्री अमेरिका के नागरिक यहाँ कर ली, क्या वो भारत का रेजिडेंट माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक गतिविधियां नहीं कर रहा, वो पढ़ने आया तो ठीक है, बीमार है पढ़ने आयो है तो ठीक। लेकिन अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, फिर ये दो शर्तें लागू होती है, वो क्या माना जाएगा, इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा, और उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स में शामिल है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है बचने का उसके बाद, भले सुप्रीम कोर्ट जाए। है? अच्छा, घूमने आता है तो 6 महीने का वीजा लेके आता है, और उसके बाद अगर वो 6 महीने से अधिक रहता है और उसको अगर ये पाया जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, हालांकि वीजा 6 महीने से अधिक नहीं मिलता, फिर भी दिया जाता है टूरिस्ट के पर्पज से, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा तो फिर उसको रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां जैसे मान लो कि आपका कोई भाई है, केरन इंडिया में काम करता है, केरन की एक ब्रांच अफ्रीका में, यहां से उसको डेपुटेट करके अफ्रीका भेज दिया। अफ्रीका में वो अगर 182 दिन से ज्यादा रह लिया तो फिर वो उसका वहां का क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो वहां पे क्या कर रहा है, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। समझ रहे हो बात को आप? इस तरह से रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन तय की गई है। इकोनॉमिक्स में सिटीजन का कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, रेजिडेंट की बात करता है। ये प्रश्न ऐसे गलत होते हैं परीक्षा में, और जनरली क्या है कि हिंदी वाले गलत करते हैं। हिंदी में दोनों के लिए नागरिक लिखा है, सिटीजन के लिए भी नागरिक लिखा है, रेजिडेंट के लिए भी नागरिक लिखा है, रेजिडेंट की जगह निवासी लिखा आता है, लेकिन दोनों बड़ी अलग चीजें हैं। तो इसका अपन भेद करेंगे आगे।
इनके अपवाद भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले घरेलू सीमा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था? निम्न को शामिल किया जाता है। पहला पॉइंट, देश की राजनीतिक सीमाएं, देश की राजनीतिक सीमाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो उस समय आप अपने देश को माइंड में रखो, है ना, उसको इमेजिन करते रहिए कि ये हमारी घरेलू सीमा है, तो क्या याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने वैसे इमेजिन कर लिया ना कि भाई ये हमारा प्यारा जो भारत है, ये हमारी घरेलू सीमा है, राजनीतिक सीमा भी और साथ में घरेलू बाउंड्री भी है। दूसरा, विदेशों में स्थित भारत के दूतावास, विदेशों में स्थित भारत की दूतावास, विदेशों में स्थित भारत के दूतावास, दूतावास इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसी। हाँ, एम्बेसी, AMBASSY, एम्बेसी कहते हैं। थोड़ा मैं पॉलिटिकल साइंस में जानना चाहूंगा, क्या होगा? हाँ, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, एम्बेसी, स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या करना था रहा, एम्बेसी लिख रहा मैं, लिखी जो क्या गई बड़े एम्बेसी में लिखी तो थी, गए थे को लिखी AMB बच में होना ई है पछे SSY थे, ए नहीं बी समझ में नहीं आती, लिखो करो यहाँ ठा दियो तो ए और बी भेड़ा हो जाए, तो जो कोई है वो थारे जो को मोन ले, ठीक है, SSY। गुड्डे कोई अंग्रेज बैठो हुआ तो देख लिया करो कोई कोई अंग्रेज होया करे 10-15 में एक चोर हो अंग्रेज में, लेकिन अंग्रेजी भी ठीक आया करे, अपनो तो हाथ पस्त है हुए मैं एकदम। अब स्पेलिंग याद रहे हूँ तो एलिफेंट्री पहुंचो तो पहला अरे दुनिया भरे स्पेलिंग तो लोग लिखे ध्यान को कर याद है, ये तो ई रो ए वे, ए रो ई वे हमेशा पहुंचो पड़े, तो ज्यादा माथा बड़ी करो कौन, जिके चीज में मन नहीं लागे वो माथा बड़ी नहीं कर, ठीक है, मेरा अपना खुला फंडा है एकदम, गणित नहीं आती है तो नहीं आती है बस, भाई अंग्रेजी जिके ना आवे उहे ना कई चीजों को आवे, और अपन हैंग आवे अंग्रेजी को आवे तो को आवे की के एक दिन टाबर कहे कि सर अंग्रेजी बंदा विदेश को जाई जे नहीं मानो वो मार सके, तो मैं को वो मार से इंग्लिश आवे तो क्या, तो एड़ा के विदेश में बड़े हो रुपया मर एजेंट जो को थे हिंदी में बस मारवाड़ी में बोलता जाओ, वो अपने आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करतो जाए, वो 90,000 रुपया देना थारे बड़ो भरे तेड़ तक, खाली वो कहना मन पानी पूरी खानी है, वो अपने आप इंग्लिश में कहे अगले ना पानी पूरी कई जगह है के थे, वो अपने आप बात करता तो खानी है बस। दुनिया में खूब सुविधाएं हैं, आपको पता है, हम पुर्तगाली लोग जब भारत घूमने आते हैं तो आपको क्या लगता है हिंदी सीख के आते हैं? यहाँ उनको खूब मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, गाइड, गाइड खूब मिलते हैं और काम हो जाता है। तो भारत के अंदर विदेशों में जितने भी भारतीय दूतावास है वो सारे के सारे भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। तीसरा लिखोगे, भारत के जहाज, भारत के जहाज व हवाई जहाज, शिप एंड एयरक्राफ्ट, जहाज व हवाई जहाज भारत की घरेलू सीमा है, चाहे वो किसी भी देश के हवाई अड्डे पे या बंदरगाह पे उतरे। ये कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनाई हुई है कि भारत का जहाज, एयर इंडिया का हवाई जहाज न्यूयॉर्क में उतरा और उस जहाज में बैठे लोग भारत की घरेलू सीमा में,
वो वहां से वापस उड़ान भर लेंगे तो इंडिया आ जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे। अमेरिका का उसके अंदर शासन नहीं चलेगा। और अमेरिका का जहाज अगर जहाज या हवाई जहाज दिल्ली में उतरा ना, तो वो किसकी घरेलू सीमा है? वो अमेरिका की घरेलू सीमा है। उस पे भारत के कानून नहीं। भारत के कानून तब है जब वो जहाज से उतर के नीचे आते पुलिस वाला पकड़ा में आ रहे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो जहाज के अंदर है। बस बाहर निकले कौन धक्का दे, बाहर आ तो को यहाँ झाले बीटे का ही देर तक विंड आया बाहर निकलते की करे, गिरफ्तार करे। गांधी जी ने किया था। गांधी जी को आया ना पाछा गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में आया यदि गोलमेज में जहाज में आया तो जहाज इंग्लैंड रो, तो इंग्लैंड री घरेलू सीमा में था। वापस जब नीचे उतरे बंबई बंदरगाह पे तो एद भी अंग्रेजी था। ओ अंग्रेज वाली घरेलू सीमा ए अंग्रेज वाली घरेलू सीमा। जब गांधी जी कहे कि हाथ है रोकने की कोई जरूरत है कौन, क्यों? क्योंकि बे जगह सीमा गिरी है अंग्रेज वाली, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत को नहीं। ही तो उतरते गिरफ्तार करे जेल में गाड़ दिया। क्योंकि उस समय 1947 से पहले भारत तो संप्रभु नहीं था ना, तो वो सब ब्रिटेन की घरेलू सीमा थी। ठीक है, तो ये जहाज और एरोप्लेन जो है वो किस देश, जिस देश के होते हैं उसी देश की घरेलू सीमा होते हैं। ठीक है, हाँ आगे लिखिए। गहरे सागरों में, गहरे सागरों में स्थित तेल प्लेटफॉर्म, गहरे सागरों में स्थित तेल प्लेटफॉर्म। तेल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है महासागरों के अंदर तेल को एक्सप्लोर करके बाहर निकालते, तो वो सब इसका घरेलू सीमा का हिस्सा आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तेल प्लेटफॉर्म की। हम दुनिया के जैसे संपत्ति पढ़ते हैं ना, वेल्थ, संपत्ति कई प्रकार की होती है, निजी संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति। उसी तरह से एक संपत्ति आती अंतरराष्ट्रीय संपत्ति। नाम सुना है? इंटरनेशनल वेल्थ जैसे बोलता है। अंतरराष्ट्रीय संपत्ति में तीन चीजें आती है। एक आता है आसमान, खुला आसमान जिसके नीचे कोई देश नहीं हो। क्योंकि ये नवा पॉइंट हो जाएगा, एक मिनट। आज के लिए कह दिया गया है कि जैसे ये भारत है, भारत के ऊपरी भागों में जो खुला आसमान है ना, ये भारत की घरेलू सीमा है, राजनीतिक सीमा नहीं है, घरेलू सीमा है। और भारत जब चाहे तब कह सकता है कि मेरे एयर स्पेस से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। बीच में आपको पता बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान के साथ हुई थी ना। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया। तो भारत को इंग्लैंड जाने के लिए घूमे जाना पड़ता थे, रुआ करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से उड़ेगा तो वो मिसाइल दाग के उड़ा देगा। क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी घरेलू सीमा है। एयर स्पेस घरेलू सीमा का हिस्सा होता है, राजनीतिक और भौगोलिक सीमा नहीं हो। इसलिए ये कहा जाता है कि जितने भी एरोस्पेस हैं इनको भी हम उसमें ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 6 माह के लिए वीजा के साथ घूमने आए और आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दे, तो ठोक से पुलिस वाला अगर आर्थिक गतिविधियां शुरू किए तो बिना, और फिर उससे टैक्स लिया जाएगा। देखकर अगर अगर वो वास्तव में यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज होता है, शामिल होता है, तो डेफिनेटली उसको रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन सबसे मजे की बात यह कि ये बात गलत है। पर्यटन पे आया हुआ व्यक्ति आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता, उसको इलीगल मानते हुए उसके आपराधिक मामला चलेगा उसके ऊपर। ये था यो की करे अमल बेच है या फिर कोई एडी चीजों बेच है, बाकी तो की आर्थिक गतिविधि कर रहे हो, दुकान तो खोलन में रहे भारत में आए। ठीक है, बाकी कोई भी काम करेगा तो वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे आए हुए व्यक्ति को ये सब करने का अधिकार नहीं है। इवन इवन वीजा की कैटेगरी होती है, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, एजुकेशन वीजा, कैटेगरी होती है सारी। उस कैटेगरी के अलावा वो कार्य नहीं कर सकता, करना है तो उसको एमबीसी से अनुमति लेके वीजा चेंज करवाना पड़ेगा। पहला तो उदाहरण गलत है, और दूसरा ये कि फिर भी अपन काल्पनिक रूप से मान ले, और फिर अगर वो आर्थिक गतिविधि करता है तो फिर वो उसको टैक्स देना, फिर वो रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये तेल प्लेटफॉर्म हो गए। अब आगे लिखिए, तेल प्लेटफॉर्म तक लिखा है? हाँ, आगे इसमें लिखना, भारत के
भारत के द्वारा, हाँ ये अगला पॉइंट है, इसी में घरेलू सीमा ही पढ़ रहे हैं। भारत के द्वारा दूसरे देशों के ऐसे बंदरगाह जो लीज पर लिए जाते हैं, लीज मतलब पट्टे माते हैं, लीज पर लिए जाते हैं, हैं? किराए में थे पट्टे, एक फिक्स किराया होता है मंथली सालाना, उसको देना पड़ता है। और 99 साल, 100 साल, ऐसे 200 साल ऐसी लीज होती है, लंबी लीज होती है। इसकी लीज ऐसे 100 साल से कम होती नहीं है, नहीं तो क्या मैं बंदरगाह बनाऊं थे हमारे 20 साल में बंदरगाह बन है, पर जब 20 साल में लीज पूरी हुई तो तब वो लीज लंबी लेते हैं जनरली। हाँ तो मैं वो उदाहरण क्या दे रहा था भूल गया। अंतरराष्ट्रीय संपत्ति 3 टाइप की होती है। एक तो ये पूरी आकाश पूरा, और गहरे महासागर जिन पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, और तीसरा ये हवा पानी वगैरह, ये सब ये अंतरराष्ट्रीय संपत्ति है जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है। तो गहरे महासागरों पर दुनिया के सभी देशों का बराबर का अधिकार है। तो आपके पास में अगर जबरदस्त टेक्नोलॉजी है तो आप गहरे महासागर में जाके तेल प्लेटफॉर्म लगा के तेल निकाल सकते, औकात चाहिए। तकनीकी नहीं है ना तो आप यूज नहीं कर सकते। अमेरिका कर रहा है या तकनीकी, गहरे महासागरों का अकेला यूज कर रहा है। अपने नाव में जाओ जो ही पाछा आओ, पर वो तो मशीनों लगाने हो जाएंगे। नाव ले पे जाया करो, जाए गोड़ाई भी गाड़े पाछा आओ खेत जाओ, प्लेटफॉर्म लगानो ड्रिल करनो, मरण दे उनके, तेल खरीद ले हम अमेरिका को, इससे ज्यादा क्या होगा। और हम फिर क्या करते हैं, अमेरिका से वगैरह से तेल खरीद लेते हैं, प्लेटफॉर्म वाला कैंसिल कर दिया। तो गहरे महासागरों में कोई भी देश तेल प्लेटफॉर्म लगा सकता है, इसमें ये नहीं है कि ये देश नहीं लगा सकता। अच्छा ये है कि जैसे जैसे कोई भी तटीय देश है, जैसे ये भारत है, तो इसके 200 नॉटिकल मील तक आप दूसरा देश नहीं लगा सकता, है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें तेल प्लेटफॉर्म दूसरा देश नहीं लग सकता। लेकिन इसके बाहर का जो हिस्सा है, ये गहरे सागर है, यहाँ पे कोई भी तेल प्लेटफॉर्म लगा सकता है। बस जरूरी ये बात है कि आप में तेल प्लेटफॉर्म लगाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी एक भी पाकिस्तान वाला कहेगा मैं तेल प्लेटफॉर्म लगाऊं, तो वो का तो बाहर ली बात है। महासागर थारो आप रो हो जाए भले पाही खाओ, लेकिन वहां तेल निकालने के लिए आपको तकनीकी चाहिए, पैसे चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, तब जाके तेल प्लेटफॉर्म निकला। ये तेल प्लेटफॉर्म कब निकला? ठीक है, तो ये आपने लिख लिया, लीज पे बंदरगाह लिख ली। हाँ, और अब लिखिए आगे, दूसरे देशों में स्थित सैन्य छावनियां, दूसरे देशों में स्थित सैन्य छावनियां, सैन्य छावनियां। आज थोड़ी क्या दशरथ जी थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम से बाहर थे, और सुरेश जी की कहीं ड्यूटी थी, अभी इलेक्शन मैन वगैरह में सब भाग दौड़ में है, तब मैं पहले आया। बाकी मेरी क्लास लास्ट होगी, हमेशा ध्यान रखना। आज मुझे पहले मेरी नींद मार के, मेरे हक मार के मुझे जबरदस्ती लाया गया है। क्योंकि के कोई दूसरी फैकल्टी नहीं है, तो सर हाथ पग हैंग जोड़े करे, मैंने कहा मैं हालने पड़ा है। मैं हैं? हाँ पगे पोतिया बीजा हैंग करे है, एड़ा हेला एड़ा हुए है जो कि जरूरत पड़े ना उठने। मैं कहा हालो, मैं वो थोड़ा बड़ो दिल रखो, टावर आया पहली क्लास है तो। बाकी फिर मैं आया, बाकी मेरी क्लास हमेशा लास्ट होगी, इस बात का ख्याल रखना। आज इस पहली है, इसके अभी जस्ट आगे सुरेश जी आ जाएंगे, फिर उनकी होगी। आज दशरथ जी आएंगे नहीं क्योंकि बाहर है वो। फिर कल से अपनी तीनों क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएगी, हम दोनों दोनों तो आज शुरू हो जाएगी, एक कल तीसरी क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। मेरी क्लास हमेशा 1.5 घंटे की रहेगी, आज तो 2 घंटे की ले ली हमने। हालांकि इकोनॉमिक्स भले 5 घंटे पढ़ा तो आप बोर होंगे नहीं, और मैं पढ़ाता हुआ थकूंगा नहीं, ये भी तय बात है। लेकिन हमारे पास में टाइम की लिमिट है, और 8 सब्जेक्ट है, तो एक इकोनॉमिक्स पढ़ी तो 20 सवाल जो है लारा 130 सवाल बड़े भी है। ठीक है, ये कारण अपन हर सब्जेक्ट लिमिट ना ध्यान रखना। मेरा प्रयास ये है कि अपन इकोनॉमिक्स में 18 में से
18 सही करके आए, और गलत होता भी नहीं। मैं और बता दूं आपको, समझ लिया ना तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पॉइंट देखते दिमाग में आता है कि इसका घरेलू सीमा, फिर रटना नहीं पड़ता, ये एक दो बार कॉपी निकलेगी ना। और मेरी तो क्लासेस की ये स्थिति बनती है कि बच्चे को बहुत बार रिवीजन भी नहीं करना पड़ता है, कि हम क्लास में इतना अच्छा समझ लेते हैं, दिक्कत जनरली आती नहीं है। यही ऐसा विषय है, मेरे वाले विषय में बच्चे पूरे में पूरे सही करके आते हैं। अगर थोड़ा सा वो कक्षा में अलर्ट रहे, एकदम अलर्ट नहीं रहा ना, तो होगा ये कि मेरी हर बात महत्वपूर्ण होती है, हर उदाहरण महत्वपूर्ण होता है। एक बार चूक गया न, तो पर पछे पूछता रहे, मार सकी गयो, मार सकी गयो, मैं उहे समझ जाइए को बात तय। इसलिए कहता हूं कि मेरी क्लास में आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, बाकी कहीं मत करना। नहीं तो क्या है कि एक आधा उदाहरण मिस हो गया ना, तो क्योंकि सारी कहानी उदाहरण पे है, तो उदाहरण मिस होते क्या होगा कि फिर आपके पॉइंट समझ में नहीं आएगा, और आपको पता है ना, हर एक पॉइंट अगले और पिछले से जुड़ा हुआ है। अब डी समझ रहे हैं, जी समझा हुआ नहीं है, तो डी काम का नहीं है। और तीनों पी तक समझने के बाद में जो परिभाषा आएगी, वो जी, डी और पी तीनों का मिश्रण है। इनमें से एक अक्षर नहीं समझा ना, तो पूरी परिभाषा समझ में नहीं आएगी। लिखा हुआ पड़ा है, लेकिन समझना थोड़ा सा ज्यादा ठीक होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कक्षाओं में आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे रखना, मेरी क्या, इवन सभी कक्षाओं में, लेकिन मेरे तीनों पार्ट ऐसे हैं, चाहे हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो। तो जिस बच्चे ने पूरा एक्टिव होके बैठा रहा ना ध्यान से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक भी सवाल गलत करेगा। और एक्टिव नहीं रहे तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है, अपन कोई कुछ कर ही नहीं सकते। भले घरे आए पाछा अंडरलाइन करो, आयोड पड़ो है, आयोड पड़ो, लेकिन आयोड पड़ी हो तो पड़ी हो जाए, वो तो वो कौन, हमें कौम रुकाएंगे, भले ये भेड़ी करे मैं ही राख की काम री किताब बताओ, जब आप प्रश्न आए हुए सही नहीं करके आए। बच्चे आते हैं बाद में पेपर दे के, सर सवाल तो हैंग पढ़ा रहा यार, मारे में हुआ कौन, आऊ कहीं मजा कर नहीं हुआ तो हमें मौज कर, L1 री तैयारी कर, STC कर पी, हाँ L1 कर, क्योंकि तू लायक है कौन, सेकंड ग्रेड लायक है कौन, L2 थारो वे कौन, फर्स्ट ग्रेड थारा कॉम री कौन लायक ही बच्चों। L1 बच्चों STC कर, और STC के बाद में आराम से, क्योंकि ध्यान तो है ही नहीं ना, इतना जब बढ़िया पढ़ा फिर भी उत्तर नहीं करके आते, दुख हमें कितना होता है, आपसे ज्यादा दुख मुझे होता है। इतना बढ़िया पढ़ाया, कॉपियां में प्रश्न लिखवेड़ा पड़िया थे, गलत कर आया, 80 पन्ना 20 सवाल फिर भी गलत, तब थोड़ा सा फील होता है। इसलिए कहता हूं थोड़ा ध्यान रखना इसका। दूसरे देशों में स्थित सैन्य छावनियां, ठीक है, सैन्य छावनियां हो गया, ये तेल डिपो तो इसमें आ गए। और हाँ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एयरोस्पेस, एक और पॉइंट लिख लो, किसी भी देश का, किसी भी देश का एयर स्पेस, एयर स्पेस का मतलब था आकाश, हमारा आकाश, एयर स्पेस, उसकी घरेलू सीमा होती है बाला बालाकोट की जब एयर स्ट्राइक हुई ना, एयर स्ट्राइक भारत ने करी थी, सेना ने करी थी, एयरफोर्स ने करी थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। एयर स्पेस बंद करने का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया की कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से होके नहीं जाएगी। अगर एयर स्पेस का उल्लंघन होता है तो पाकिस्तान उस जहाज को अपनी मिसाइल से उड़ा सकता है। एयर स्पेस में हवाई रास्ते होते हैं, राजमार्ग बने हुए हैं, जैसे रोड पे राजमार्ग है ना, वैसे हवाई में ऊपर में वायुमंडल में भी राजमार्ग है। 1 नंबर 2 नंबर अपन ठा पड़ा कौन वो जो चला हुआ है ना पायलट, उनको पता होता है कि मेरे को 1 नंबर से निकलना, नीचे से सिग्नल मिलता है, नीचे से सिग्नल मिलता, नहीं तो नहीं भटीडा को करन जाए ऊपर में एकदम एक बे भेड़ा भी आए। कभी हवाई जहाज नहीं टकरते आपस में, जबकि एक ही समय लगभग 1800 से 2000 हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं दुनिया में, कभी टक्कर नहीं होती। क्यों? अपने अपने रास्ते हैं, रास्ता भटक है तो टक्कर होनी चाहिए, भले आदमी हो चाहे हवाई जहाज हो। ठीक है, रास्ता, भाई प्लूटो ने अपना रास्ता बदला, ग्रहों की श्रेणी में बार हो गया, ग्रहों की श्रेणी में बार किया ना उसको, पहले 9 ग्रह थे, अब कितने, 8 ग्रह। क्या बार क्यों क्यों, रास्ता भटकियो, रास्ता भटने के बाद में आप आदमी नहीं रहते। तो एयर स्पेस में सारे के सारे एयर रूट है,
आप गूगल पे बैठते हो ना, कभी कोई ऐसी रील देखते हो ना, तब ये देखा करो गूगल में जाके, सो इंडियन एयर स्पेस। एयर स्पेस को जैसे देखोगे आप, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ऊपर से किस तरह से रूट बनाए हुए हैं, और सारी गाड़ियां, सॉरी, हवाई जहाज एयर उस रूट से चलते हैं। गाड़ी आड़ा तो वह तो मजो कर दे, क्या वो ना आगे ओवरटेक करे वो वो नहीं करते हैं, वो ओवरटेक नहीं होता, उनका फिक्स होता है सब कुछ, कितने घंटे में पहुंचना है, कितने घंटे में नहीं पहुंचना है, फिक्स है। वो जेट स्ट्रीम की खोज ऐसी तो हुई थी, जब अमेरिका का फाइटर प्लेन जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने गया ना, तो बम गिरा के गया और आया, उसमें टाइमिंग में डिफरेंस आ गया। जब टाइमिंग में आधे घंटे का डिफरेंस आया ना, तो अमेरिकन एयर स्पेस एजेंसी ने प्रश्न खड़ा किया कि डिफरेंस कैसे आ गया, स्पीड में चलायो, तो कि नहीं मैं तो आगे की स्पीड में लाया था और ये जो निर्धारित है, डिफरेंस कैसे आया फिर। तब खोज की तो पता चला कि वायुमंडल में शक्तिशाली पवनें चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गए तो तेज गए, और आते वक्त हवा का प्रतिरोध था तो थोड़े धीमे हो गए, इसलिए आधे घंटे का डिफरेंस आ गया। और वहीं से जेट स्ट्रीम की खोज हुई, जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं ना, जेट स्ट्रीम पवनें, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वायुमंडल, उसमें जल वायु में भी पढ़ते हैं और वायुमंडल में भी पढ़ते हैं। तो जेट स्ट्रीम की खोज सिर्फ इस कारण हुई थी कि हवाई जहाज की पहुंचने में और आने में टाइम डिफरेंस आया था। बाकी अगर ये ट्रक वाला गले ओवरटेक करता है तो टाइम डिफरेंस आते कौन जेको आयोगे ऐसे जेको नहीं आ सकता वो उसको उसके हिसाब से आना पड़ता है, पूरे नॉर्म्स तय हैं। तो एयर स्पेस समझे अब क्या होता है, देश के आकाश जो है ऊपर वाला जो भाग है, उस भाग को हम एयर स्पेस कहते हैं, जहां पे हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। और एक खास बात देखिए, इस एयर स्पेस में कोई मिसाइल आ जाती है, इस एयर स्पेस पे कोई अटैक होता है, तो हमारी एयरफोर्स तैयार रहती है। एयरफोर्स का रडार बता देता है कि अपने एयर स्पेस की ओर मिसाइल आ रही है, और सेकंडों में नाग की सहायता से उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। हमारे एयर स्पेस में मिसाइल नहीं आ सकती। हम तो आराम से बैठे हैं यहाँ पे एयरफोर्स के अंदर, वो लोग जो कर्मचारी है, जो रडार पे बैठा है, वो हर टाइम इस नजर रहता है कि हमारे एयर स्पेस में कोई नहीं आना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, आजकल एयर स्पेस से बहुत नीचे ड्रोन भेजते हैं, तो एयर स्पेस के रडार में आता नहीं, वो नीचे नीचे आता है, तो बीएसएफ को उनका नीचे कोई रडार देखे तो गोली ठोके नड़ना होगा। तो हमारा एयर स्पेस पे हमारा पूरा हक है, जहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की, जब भारत के जब जेट विमान अंदर घुसे ना, तो पाकिस्तान ने अलर्ट कर दिया कि भारत के वो जेट घुस गए हैं। पर इन्होंने इतनी खतरनाक रणनीति अपनाई थी कि तीन तीन साइड से घुसाए। तो पाकिस्तान वालों जो हूँ तो कंट्रोलर वो क्या घुसिया था मैं घुसन दो कि उनके शेर आपके सामने आएगा तो क्या करेंगे, वो फिर शेर ही करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो के अटैक इतना तगड़ो होतो के वो कहेगा मैं मजा करने दूंगा ही उनके और वो आके और पूरा मजो करे क्या रहा। तो कई बार ऐसे होता है कि एयर स्पेस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एयर स्पेस का इतना महत्व होता है, हालांकि पता नहीं क्यों आपने इसके बारे में इतना अच्छे से पढ़ा नहीं। एयर स्पेस के बारे में जानना चाहिए कि हमारा एयर स्पेस, जितनी जमीन महत्वपूर्ण है ना, उतना उतना हमारा एयर स्पेस महत्वपूर्ण है। और इसकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा बलों की, सेना की जिम्मेदारी है। हमारे सैटेलाइट कवर करते हैं ऊपर से कि हमारे एयर स्पेस में कौन से देश ने क्या हरकत की है। और मिसाइलें आती 3,000 पर सेकंड के किलोमीटर से, वो छूटती भर देनी महीना हो है, लेकिन आप सोचो उसको उसी देश में गिरा दिया जाता है, तो रिस्पॉन्स कितना तगड़ा होता होगा। यहाँ थोड़ी है कि हमें हाला मिसाइल लेन हाला, यहाँ थोड़ी है मिसाइल आवे तो यहाँ थोड़ी आवे, आराम थोड़ी आवे, आवा पड़े जो, हाँ, बहुत तेज आया करे ठीक है। तो ये हो गया, एयर स्पेस लिख लिया, ये इसकी घरेलू सीमा का हिस्सा होता है। और लास्ट में लिख लो, सागर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आगे सर, हाँ तो ठीक है, सागर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको अपन पढ़ेंगे बाद में, अभी तो इतना ही लिख लो। सागर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र
घरेलू सीमा के हिस्सा होता है। सागर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्वेश्चन में लिख लो 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील होता है, EEZ बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसको अपन आगे सागरों में और समझेंगे बढ़िया। अभी डाइवर्ट नहीं होंगे हम, क्योंकि ये आगे आएगा भूगोल में। ठीक है, तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी घरेलू सीमा का हिस्सा होते हैं। एक एक पॉइंट शायद रह गया है ना, ये रह गया ना, ये तेल डिपो है ना। हाँ, लिखिए विदेशों के वे क्षेत्र, विदेशों के वे क्षेत्र, विदेशों के वे क्षेत्र जहां पर भारत की कंपनियां भारत की कंपनियां तेल उत्पादन का कार्य कर रही हैं, भारत की घरेलू सीमा कहलाती है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आगे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं, फिर ये डी पूरा हो जाएगा और पी कल हम 2 कर देंगे पूरे, जीडीपी भी हो जाएगा, एनडीपी भी कर लेंगे। ठीक है, अपनी स्पीड बेहद अच्छी चल रही है। पिछली बार मैं बताऊं आपको, ये जी हुआ था एक दिन में, शायद 2 दिन लगे थे जी जी कोई होते होते। और अगर आप अपना लर्निंग सिस्टम अच्छा रखोगे, पूरा कोऑपरेशन रखेंगे, तो अपन अच्छी स्पीड से चल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं हम बहुत फास्ट होंगे, बड़े आराम से चलेंगे। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती, आज नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। फिर भी नहीं आती तो आप मेरे तक चिट्ठी पहुंचा दिया करें, है ना। अननेसेसरी नहीं कि टाइम खराब हो, कोई बहुत जरूरी बात हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप टेंशन मत लिया कि मार्च ना आवे, कौन दिन मार्च की हो एडी टेंशन मुझे मत लिया।